पेपर में क्वेश्चन आता है कि विच किंगडम और विच कंट्री ऑफ साउथ एशिया वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वंस, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? पाकिस्तान बना और पाकिस्तान को दो टेरिटरीज दे दी गई थी। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में पढ़ा हम लोगों ने। ईस्ट पाकिस्तान दे दी गया, वेस्ट पाकिस्तान दे दिया गया। जो ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान मतलब जो बाद में बांग्लादेश बनेगा, इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा कि भैया हमारे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती है, वहां पर नेपाल की गवर्नमेंट क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करती है। हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या? आज हम लोग करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया का पूरा के पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में, यानी कि आज हम लोग वन शॉट करने जा रहे हैं। आप सबका स्वागत करता हूं मैं ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों के लेकर आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड वीडियोस, ह्यूमैनिटीज के हर सब्जेक्ट के वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे अपडेट्स, और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो क्या आप सब लोग रेडी है? अगर रेडी है तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम लोग कैसे, ये समझ के कि साउथ एशिया आखिर में है क्या। आइए देखते हैं कि क्या है साउथ एशिया। तो हम लोगों को मैप दिख रहा है और मैप में हम लोगों को ये वाला कुछ पार्ट दिख रहा है, इसी को हम लोग साउथ एशिया कहते हैं। ये पूरा की पूरा एशिया है और इस एशिया का जो सदर्न पार्ट है इसको हम लोग कहेंगे क्या? साउथ एशिया। क्वेश्चन आता है पेपर में कि साउथ एशिया में कितने पार्ट्स है या कितनी कंट्रीज है। तो साउथ एशिया में हमारे पास टोटल 7 कंट्रीज है। कितनी कंट्रीज है? 7 कंट्रीज है। लेकिन सर यहां पर तो 8 कंट्रीज है जिसको कलर किया गया है, तो साउथ एशिया का पार्ट कौन सा नहीं है इसमें से? आइए उसके बारे में देखते हैं। तो हमारे पास 7 कंट्रीज है जो साउथ एशिया का पार्ट है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। तो ये जो 7 कंट्रीज है ये तो साउथ एशिया का पार्ट है, लेकिन अफगानिस्तान जो है वो साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। लेकिन साउथ एशिया एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा जिसका नाम होगा सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और ये जो सार्क जो 1985 में बनती है उसका पार्ट 2007 में अफगानिस्तान भी बन जाता है। तो याद रखना कि साउथ एशिया का तो पार्ट नहीं है अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान इज द पार्ट ऑफ सार्क, सार्क का पार्ट है। तो इसका मतलब सार्क में 8 कंट्रीज है और साउथ एशिया में 7 कंट्रीज है। क्लियर है? साउथ एशिया समझ में आ गया कौन सा रीजन है? अपना रीजन है। ठीक है, अपने कन्फ्लिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इसमें। आगे आते हैं। व्हाट इज साउथ एशिया? साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूड द फॉलोइंग कंट्रीज: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, द मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो हमारे पास ये क्या है? ये 7 कंट्रीज है जो कि साउथ एशिया का पार्ट बनाती है। और अफगानिस्तान जो है 2007 में ज्वाइन करेगी किसको? अफगानिस्तान 2007 में सार्क को ज्वाइन करेगी। साउथ एशिया का पार्ट नहीं है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में एमसीक्यूज में क्वेश्चन जरूर आता है। आगे आते, देखिए क्या बता रही है हमें। द वेरियस कंट्रीज इन साउथ एशिया डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये बोल रहा है, बिल्कुल सही है कि इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इन सब, मालदीव्स है, इन सब लोगों में हम लोगों को अलग अलग तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलता है। सर अलग अलग तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम का क्या मतलब है? मतलब ये है जैसे इंडिया में हम लोगों को हमेशा से डेमोक्रेसी देखने को मिली है। सिमिलरली श्रीलंका में भी हम लोगों को हमेशा से डेमोक्रेसी देखने को मिली है। लेकिन पाकिस्तान में हम लोगों को मिलिट्री रूल डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। नेपाल हमेशा से एक हिंदू किंगडम रहा है, लेकिन वहां पर क्या अब जाकर 2008 के बाद से यहाँ पर हम लोगों को डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम लोग बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका तो डेमोक्रेसी है ही। अगर हम लोग बात करें मालदीव्स की, तो 1968 तक मालदीव्स तो सल्तनत था। ठीक है, तो है क्या अलग? साउथ एशिया जो है देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन हर जगह पे यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? डिफरेंट है। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव एक्सपीरियंस बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूल्स। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में क्या है? दोनों में सिविलियन रूल भी देखा हम लोगों ने, यानी कि डेमोक्रेसी भी देखी है, और मिलिट्री रूल्स भी देखे। नेपाल वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बट डेमोक्रेसी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड देयर। ये बोल रहा है कि नेपाल जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है इसको भी समझ लो जरा। मानो कि ये राजा है और राजा जो है डायरेक्टली पब्लिक के ऊपर रूल कर रहा है। इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? मोनार्की कहते हैं। लेकिन अगर राजा के अंडर में इलेक्शंस होने लग जाए और इलेक्शंस होकर एक विधानसभा बन जाए, लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाए या पार्लियामेंट बन जाए, और इसके नीचे फिर पब्लिक हो, यानी कि पब्लिक क्या कर रही है? पब्लिक चूज कर रही है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, और इन सब के ऊपर बैठा हुआ है कौन? किंग। ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो होगा क्या यहां पर नेपाल में 1990 के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखने को मिलता है। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में अच्छे से।
पेपर में क्वेश्चन आता है कि विच किंगडम और विच कंट्री ऑफ साउथ एशिया वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वंस, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? नेपाल आ जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अलग अलग टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में सिविलियन और मिलिट्री रूल्स भी देखने को मिल रहा है, नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखने को मिलती है हम लोगों को, लेकिन अब डेमोक्रेसी यहाँ पर आ चुकी है। डेमोक्रेसी कैन ऑल्सो बी सीन इन भूटान एंड मालदीव्स। भूटान ये भी पहले क्या था, हिंदू किंगडम था, लेकिन यहाँ का राजा जो था उसने ट्रेंड को चेंज करते हुए ये कहा कि भैया मैं खुद चाहता हूँ कि यहाँ पर डेमोक्रेसी आए, उसने खुद डेमोक्रेसी लागू कर दिया था। मालदीव्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि 1968 तक यहाँ पर क्या थी, सल्तनत थी। मालदीव्स में भी कूप वगैरह होने वाला था, उसकी भी बात करेंगे हम लोग कि किस तरीके से मालदीव्स की पॉलिटिक्स चली। ठीक है, आगे आते देखिए क्या बता रहा है, द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो ये बोल रहा है कि सबसे पहले हम लोग किसको उठाते, पाकिस्तान को उठाते, और पाकिस्तान में किस तरीके से मिलिट्री डेमोक्रेसी के बीच में लड़ाई रही है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए जरा क्या बता रहा है, The military and democracy in Pakistan. After Pakistan framed its first constitution, General Ayub Khan took over the administration of the country and soon got himself elected. ठीक है, अब ध्यान सुनो, पाकिस्तान ने अपना सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1956 में। 1956 में, अच्छा, पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन है? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो याद रखना लियाकत अली खान। लियाकत अली खान इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है सर, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो जाती है 6 महीने के अंदर पाकिस्तान बनने के बाद, और लियाकत अली खान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और पाकिस्तान के बार बार प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहेंगे। ठीक है, और इसी वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं क्या कि इतनी तो मैं धोतियां चेंज नहीं करता जितने ये लोग प्राइम मिनिस्टर चेंज करते हैं। ठीक है, 1956 में जो इनका प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था मिर्जा। मिर्जा का जो मिलिट्री कमांडर था उसका नाम था जनरल अयूब खान। क्या नाम था? जनरल अयूब खान। और जनरल अयूब खान क्या करता है, जनरल अयूब खान एज ए मिलिट्री कमांडर इसको हटा देता है, इसके साथ कूप करता है, इसको हटाता है और अपने हाथ में पूरा के पूरा रूल ले लेता है। मतलब अब 1956 में एक नया रूलर मिला है पाकिस्तान को जिसका नाम है अयूब खान या जनरल अयूब खान। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन 1956, जनरल अयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, और फिर बाद में अपने आप को इलेक्ट भी करवा लेता है। ठीक है, अब मिलिट्री रूलर है, इसी की चल रही है, जो इसको लोग वोट देते होंगे, लिमिटेड क्या दिया होगा इसने, राइट टू वोट दिया होगा, उसके हिसाब से खुद को वोट भी करवा लिया इसने। ठीक है, तो इलेक्टेड भी दिखा रहा है अपने आप को। देयर वॉज अ पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट हिज रूल। अब देखो होता क्या है, 1965 का वॉर होता है। 1965 का वॉर याद है तुम लोगों को? ठीक है, किसका? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान ने क्या किया था इसमें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले रूल लड़ाई में पाकिस्तान ने क्या किया था? तो पाकिस्तान ने सबसे पहले तो हम लोगों पे नीचे से हमला करना स्टार्ट कर दिया था। ये हमारा गुजरात वाला इलाका है। ठीक है, तो इसने क्या करा था, रन ऑफ कच्छ वाले इलाके पर अटैक करना स्टार्ट किया था। जैसे ही हम लोग रन ऑफ कच्छ को बचाने के लिए चले गए तो इसने क्या कर दिया, पाकिस्तान ने ऊपर से हमला करना स्टार्ट कर दिया जम्मू से। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी अटैक कर रहा है, यहाँ पर भी अटैक कर रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, चुप बैठ रहे कि भैया डिफेंड कर रहे हैं हम लोग अपने आप को। और हमारे पास पैसे भी नहीं है इस टाइम पीरियड में लड़ाई करने के, है ना। लाल बहादुर शास्त्री ने इस टाइम पीरियड में चंदा मांगा था, भैया चंदा वगैरह दे दो, हम लोग क्या करनी है, लड़ाई करनी है। हाँ ना, इंडिया वालों से चंदा मांगा है लाल बहादुर शास्त्री ने। मीर उस्मान अली खान द नवाब ऑफ हैदराबाद, वो 5000 किलो सोना देता लाल बहादुर शास्त्री को कि भैया पाकिस्तानियों को हरा दो। ठीक है, तो अब सीन क्या हो रहा है यहाँ पर, लाल बहादुर शास्त्री जो है इसी टाइम पीरियड में लाल बहादुर शास्त्री जो है नारा दे देंगे, किस इसका, जय जवान जय किसान का स्लोगन दे देंगे। ठीक है, और इस टाइम पीरियड में लाल बहादुर शास्त्री क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भैया इनको ना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। लोगों ने पूछा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कैसे पूछे, तो ये बोला गया कि भैया ये ऊपर से अटैक कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर से, यहाँ से रन ऑफ कच्छ से अटैक कर रहे हैं, अपन एक काम करते हैं, अपन पंजाब वाली साइड से अटैक करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब वाली साइड से अटैक करवाया और इंडियन आर्मी ने लगभग पूरे के पूरे लाहौर को क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। ठीक है, अब हो क्या रहा है, पाकिस्तान की आवाम जो है, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि भैया जनरल अयूब खान का अगर हम लोग टाइम पीरियड देखें तो अयूब खान का टाइम पीरियड क्या है, अयूब खान का टाइम पीरियड है 1956 से लेकर 1969 तक का। ठीक है, और 1965 में वॉर हो रही है, तो लोग क्या करेंगे, ये 1965 वाली वॉर तो इनके हाथ से निकल जाएगी। ये तो सोच रहे थे पता नहीं क्या, ये वाला एरिया भी छीन लेंगे, ये वाला एरिया भी छीन लेंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और उल्टा क्या हुआ, हम लोगों ने लाहौर कैप्चर कर दिया।
ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा एग्रीमेंट होता है आप लोग बताएंगे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कि 1965 की वॉर के बाद 1966 में कौन सा एग्रीमेंट होता है। उसमें लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान दोनों के दोनों जाते हैं, उज्बेकिस्तान में जाते हैं, ताशकंद में जाते हैं, वहाँ जाके एग्रीमेंट होता है, यूएसएसआर ये एग्रीमेंट करवाता है, कोसिजिन जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सब कुछ हम लोगों ने कर लिया, या फिर आगे इसमें इस चैप्टर में आता है तो दोबारा बताता हूँ मैं तुम लोगों को। लेकिन होता क्या है, पॉपुलर डिससेटिस्फेक्शन होने लग गया अगेंस्ट अयूब खान। ठीक है, आफ्टर दिस जनरल याहिया खान टुक ओवर द कंट्रोल। इसके बाद क्या हुआ, अब देखो ध्यान से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कैसी चल रही है। हमारे पास क्या है, हमारे पास अयूब खान था, या अयूब खान से पहले हमारे पास कौन था, मिर्जा था। मिर्जा की जगह किसने लिया, मिर्जा को हटाया अयूब खान ने। मिर्जा मिलिट्री कमांड, मिर्जा क्या था, प्राइम मिनिस्टर, ये मिलिट्री कमांडर था, ये प्राइम मिनिस्टर बन गया, या ये रूलर बन गया। इसके बाद अयूब खान के टाइम पीरियड में याहिया खान ये मिलिट्री कमांडर था। इसने देखा कि भैया लोग जो है अयूब खान के अगेंस्ट में, इसने क्या करा, इसने अटैक करना स्टार्ट, इसने वही चीज करी जो अयूब खान ने मिर्जा के साथ करी थी, मतलब कूप करा। कूप का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती पावर छीन लेना। हाँ कि ना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि भैया मेरे पास पैसा बहुत है, ठीक है, तो मैं मोदी जी के अंडर में क्यों रहूं। हाँ कि ना, मैंने क्या करा, बॉडीगार्ड्स वगैरह बुलाए, मर्सनरीज वगैरह बुलाए, मिलिटेंट्स वगैरह बुलाए, गया मोदी जी के ऑफिस में, पीएमओ में, पार्लियामेंट में, सबको हटा दिया और सबको उठा के जेल में डाल दिया, और मैंने इंडिया के ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया। इसी को कहते हैं कूप करना, जबरदस्ती पावर छीन लेना। है कि ना, मालदीव्स वाला आएगा सिस्टम, उसके उस टाइम पीरियड में हम लोग कूप के बारे में अच्छे से और समझेंगे। तो अब सीन क्या हुआ, याहिया खान ने क्या करा, इसको हटा दिया और खुद के हाथ में पावर ले ली। तो 1969 में कौन आ रहा है हमारे पास, याहिया खान आ रहा है। और इसी के टाइम पीरियड में पाकिस्तान में पहली बार फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होंगे। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कब हुए थे, तो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हम लोगों को देखने को मिलते हैं 1970 में, 1970 में। क्लियर है, डन है। देखिए क्या बोल रहा है, आफ्टर दिस जनरल याहिया खान टुक ओवर द कंट्रोल ड्यूरिंग याहियाज मिलिट्री रूल पाकिस्तान फेस्ड द बांग्लादेश क्राइसिस। ठीक है, याहिया के टाइम पीरियड में क्या हुआ, पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्राइसिस को फेस किया। बांग्लादेश क्राइसिस क्या थी वही बताता हूं। एंड आफ्टर अ वॉर विद इंडिया इन 1971 ईस्ट पाकिस्तान ब्रोक अवे टू इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश। अब देखिए हो क्या रहा है, हालांकि हम लोगों ने ये कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में देखा भी है, दोबारा देखते हैं हम लोग एक बार इसको। ये क्या बोल रहा है कि हुआ क्या था, यहाँ पर पाकिस्तान था एक, जिसको हम लोग वेस्ट पाकिस्तान कहते थे, और यहाँ पर एक और पाकिस्तान था बंगाल वाली साइड में, जिसको हम लोग क्या कहते थे, ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं 1970 में। 1970 के डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो है, वेस्ट पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी जीतती है जिसका नाम होता है पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ईस्ट पाकिस्तान में जीतती है आवामी लीग। और आवामी लीग किसकी पॉलिटिकल पार्टी है, तो आवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान की पॉलिटिकल पार्टी है, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, और शेख मुजीबुर रहमान बार बार क्या मांग रहा था, ऑटोनॉमी मांग रहा था कि हम लोगों को ऑटोनॉमी चाहिए, हम लोगों को अलग कर दो, हम लोगों को रहना ही नहीं है इनके साथ। ठीक है, हमारे मतलब हम लोग, ये इसका कहना ये था शेख मुजीबुर रहमान का कि यहाँ से सारा पैसा उठाया जाता है और यहाँ जाकर डेवलपमेंट करा जाता है, तो एक काम करिए, हम लोगों को ऑटोनॉमी दे दीजिए, हम हमारे पैसे को हमारे साथ ही लगाएंगे। प्लस बंगाली लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम चल रहा था। क्या, जो वेस्ट पाकिस्तान के रूलर्स थे, लीडर्स थे, ये लोग बंगाली लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बना रहे थे, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, और बोल रहे थे कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज रहेगी पाकिस्तान की, जो कि उर्दू रहेगी। इससे भी इन लोगों को प्रॉब्लम था। ठीक है, अब जब आवामी लीग जीती तो ईस्ट पाकिस्तान में कंप्लीटली जीत गई, इन लोगों ने ऑटोनॉमी मांगा। याहिया खान ने कहा कि भैया ये इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो गलत आए हैं, और इसी वजह से शेख मुजीबुर रहमान जो कि ईस्ट पाकिस्तान का लीडर था, इसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। जैसे जेल में डाल दिया जाता है, यहाँ पर प्रोटेस्ट होने स्टार्ट होते हैं, क्योंकि लोगों ने वोट दिए, और आवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान की सारी सीटें जीती है। है ना, यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए। ठीक है, जब प्रोटेस्ट हुए तो याहिया खान जो मिलिट्री रूलर है पूरे पाकिस्तान का, इसने क्या करते हैं, इसने अपने आर्मी को कहा कि भैया जाओ और इनकी पिटाई कर दो। इनकी पिटाई होनी स्टार्ट हो जाएगी, किसकी, प्रोटेस्टर्स की, मतलब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की पिटाई होनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत एट्रोसिटीज होगी, बहुत अत्याचार होगा, बहुत लोगों को मारा जाएगा, रेप्स होंगे। ठीक है, लोगों के साथ गलत चीज़ें हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब सीन क्या हुआ, ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ के जो लोग होते हैं जिनकी पिटाई हो रही है, जब पिटाई होती है तो ये लोग इंडिया में घुसना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, इंडिया में घुसना स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया में रेफ्यूजी प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, 8-10 लाख लोग आते हैं इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया उनको खिला रहा है, पिला रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इंडिया में आकर इंडिया वालों की हेल्प मांगते हैं। इंडिया में इस टाइम पीरियड में इंदिरा गांधी बैठी हुई है। इंदिरा गांधी रिसेंटली इलेक्शन जीत कर आई है 1971 के। ठीक है, 5th जनरल इलेक्शन जीत कर आई है। इंदिरा गांधी कहती है कि भैया मैं हेल्प करूंगी। इंदिरा गांधी अपनी आर्मी को भेजती है, आर्मी 10 दिन के अंदर ढाका को कैप्चर कर लेती है, ढाका को 3 साइड से कैप्चर कर लेती है, और 90,000 की पाकिस्तानी आर्मी इंडिया के आगे घुटने टेक देती है।
इंडिया ये क्या करता है, ये जो वॉर है 1971 का इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ये वॉर हम लोग जीत जाते हैं। दिसंबर 1971 में एक नया बच्चा पैदा होता है जिसका नाम होता है बांग्लादेश। जिसका नाम क्या होता है? बांग्लादेश। क्लियर है? तो अब हो क्या रहा है, 1971 में बांग्लादेश बन रहा है। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हो रहा है, यानी कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हो रहे हैं और ईस्ट पाकिस्तान क्या बन रहा है? बांग्लादेश बन रहा है। क्लियर है? देखिए क्या बता रहा है, यही बता रहा है। ड्यूरिंग याहियाज मिलिट्री रूल पाकिस्तान फेस द बांग्लादेश क्राइसिस। तो बांग्लादेश क्राइसिस कब हुई? फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन पाकिस्तान जब हुए उसके बाद 1971 में। एंड आफ्टर अ वॉर विद इंडिया इन 1971 ईस्ट पाकिस्तान ब्रोक अवे टू इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश। और ईस्ट पाकिस्तान क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, पेपर में दो क्वेश्चन आते हैं, बांग्लादेश कब बना, ये तो हम लोगों ने देख लिया, दिसंबर 1971। और दूसरा एक और क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेशियों ने या ईस्ट पाकिस्तान वालों ने किस टाइम पीरियड में अनाउंस कर दिया था या प्रोक्लेमेशन दिया था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आज़ाद हो रहे हैं या फिर हम लोगों को पाकिस्तान के साथ रहना नहीं है। तो याद रखना कि इन लोगों ने अनाउंस कर दिया था बांग्लादेश बनाने का अनाउंसमेंट इन लोगों ने दिया था मार्च 1971 में। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मार्च 1971 में इन लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया कि हम लोगों को पाकिस्तान से अलग होना है, हम लोगों को बांग्लादेश बनाना है, और दिसंबर 1971 में बांग्लादेश बन जाता है इंडिया की हेल्प से। क्लियर है यहाँ तक सारा कुछ? बड़े आगे अपन, चलो आगे आते हैं। ये देखिए, ये बांग्लादेश है और ये क्या है? ये पाकिस्तान है। ठीक है, ये इससे अलग हो जाएगा, मतलब ये ईस्ट पाकिस्तान था, वो वेस्ट पाकिस्तान था, ये अलग हो गया। ठीक है, आगे आते हैं। अब ध्यान सुनो, होता क्या है, याहिया खान तो फेल हो गया। याहिया खान का क्या हो गया? याहिया खान हो गया फेल। अब जब याहिया खान फेल हो गया तो अब प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है 1971 में? तो 1971 में प्राइम मिनिस्टर बनेगा पीपीपी वाला बंदा, आगे ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जो 1971 में यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान में जो इलेक्शन जीती थी। तो पीपीपी का जो हेड होता है, जिसका नाम होता है जुल्फिकार अली भुट्टो, ये क्या बन जाएगा? जुल्फिकार अली भुट्टो बन जाएगा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, या फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाएगा। क्लियर? आ गया? देखिए क्या बता रहा है। आफ्टर दिस अ गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो फ्रॉम 1971 टू 1977। तो जुल्फिकार अली भुट्टो के अंडर में क्या बन जाएगा? जुल्फिकार अली भुट्टो के अंडर में पहली बार पाकिस्तान की पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनेगी 1971। इंडिया में सबसे पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट कब बनी है? 1952। इनकी कब बन रही है? 1971। देखो कितना डिफरेंस है। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रही है। द भुट्टो गवर्नमेंट वॉज रिमूव्ड बाय जनरल जियाउल हक इन 1977। अब देखो, पाकिस्तान की हिस्ट्री बार बार अपने आप को रिपीट करेगी। जैसे मिर्जा था, मिर्जा को किसने हटाया? अयूब खान ने। बोलो, अयूब खान था, अयूब खान को किसने हटाया? याहिया खान ने। याहिया खान के टाइम पीरियड में प्रॉब्लम आई। ठीक है, याहिया खान हार गया, इसकी जगह किसने ली? जुल्फिकार अली भुट्टो जैब ने। ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पीरियड में जो मिलिट्री रूलर था उसका नाम क्या था? उसका नाम था जनरल जियाउल हक। जियाउल हक क्या करेगा 1977 में? इसको हटाएगा, इस खूब करेगा और इसके हाथ से पावर ले लेगा। मतलब अब एक नया रूलर आ रहा है, मिलिट्री रूलर आ रहा है, डेमोक्रेसी खत्म कर दी इसने। एक नया मिलिट्री रूलर आ रहा है जिसका नाम है जियाउल हक। तो ये क्या बोल रहा है? द भुट्टो गवर्नमेंट वाज रिमूव्ड बाय जियाउल हक इन 1977। और 1977 में भुट्टो गवर्नमेंट को भी हटा दिया गया। मतलब जो फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया गया और अब दोबारा से एक मिलिट्री रूलर जिसका नाम है जियाउल हक वो आ रहा है और वो क्या करेगा? अब रूल करना स्टार्ट करेगा पाकिस्तान में। लेकिन याद रखना, पाकिस्तानियों ने अब आज़ादी का मजा चख लिया है, आगे ना, डेमोक्रेसी का मजा चख लिया है, इंडिपेंडेंस का मजा चख लिया है डेमोक्रेसी के टाइम पीरियड में। तो क्या पाकिस्तान की आम जनता, आम आवाम, आम लोग जो है क्या चुप बैठेंगे? नहीं चुप बैठेंगे। ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ये लोग बार बार डिमांड करेंगे कि भैया क्या दोबारा से डेमोक्रेसी लेकर आओ। ठीक है, आइए आगे आते हैं। General Zia faced a pro-democracy movement from 1982 onwards, and an elected democratic government was established once again in 1988 under the leadership of Benazir Bhutto। अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान सुनना क्या हो रहा है। जनरल जियाउल हक के अंडर में, जनरल जियाउल हक इनके अंडर में क्या हो रहा है? इनके अंडर में लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया 1982 से। ठीक है, और लगातार प्रोटेस्ट होते जा रहे। लास्ट में इनको भी मानना पड़ा कि भैया इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। दोबारा से इन्होंने क्या करवाए? इलेक्शंस करवाए 1988 में। 1988 के इलेक्शंस में फिर से
पीपीपी जीत जाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाती है। याद रखना पाकिस्तान में दो ही पॉलिटिकल पार्टी चलती है, एक पीपीपी और दूसरी चलती है मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है, पीपीपी की इस टाइम पीरियड में जो लीडर थी उसका नाम था बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो कौन है ये बेनजीर भुट्टो? बेनजीर भुट्टो जैब की बेटी है, यानी कि जुल्फिकार अली भुट्टो की जैब की क्या है ये बेटी है। ठीक है, और मुस्लिम लीग का अगर सबसे बड़ा फेस देखें हम लोग इस टाइम पीरियड में, तो मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा फेस इस टाइम पीरियड में नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ। तो अब हो क्या रहा है 1988 के इलेक्शंस में, 1988 के इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतने की वजह से जो नई प्राइम मिनिस्टर बन रही है, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो बन रही है उसका नाम है बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो। क्लियर है? क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आ गई? अभी नहीं। ठीक है, अब डेमोक्रेसी चलेगी, ठीक है, लेकिन 1999 में फिर चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी? अब ये 5 साल ये चलेंगे, 5 साल नवाज शरीफ आ जाएगा, उसके बाद मुस्लिम लीग जीत जाएगी, उसके बाद आएगा परवेज मुशर्रफ। ठीक है, वो सेम वही चीज़ करेगा जो अभी तक चलती आ रही है, मिलिट्री कमांडर होगा, नवाज शरीफ को हटाएगा, अपने हाथ में रूल लेगा, और 1999 से लेकर 2008 तक लगातार रूल करेगा। कहाँ पर? पाकिस्तान में। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए क्या बता रहा है। आफ्टर दिस शी हैड टू फेस कॉम्पिटिशन फ्रॉम द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड द मुस्लिम लीग। तो ये क्या बोल रहा है? मुस्लिम लीग के अगेंस्ट में इसको बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा बेनजीर भुट्टो को। इन 1999 द आर्मी स्टेप्ड इन अगेन एंड जनरल परवेज मुशर्रफ रिमूव्ड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। देखो अब क्या हो रहा है, 1988 से लेकर लगभग 1993 तक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि बेनजीर भुट्टो की सरकार चलेगी। 1993 से लेकर लगभग 1997-1998 तक चलेगा कौन? मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट, यानी कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, नवाज शरीफ। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? नवाज शरीफ के अंडर में एक बंदा होता है जिसका नाम होता है परवेज मुशर्रफ। ये मिलिट्री कमांडर है, परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ क्या करेगा? परवेज मुशर्रफ इसको हटा देगा और इसकी जगह ले लेगा नवाज शरीफ की। ठीक है, और ये एक मिलिट्री कमांडर है। ठीक है, मतलब मिर्जा की जगह ली अयूब खान ने, अयूब खान की जगह ली याहिया खान ने, याहिया खान की जगह ली एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने जिसका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो की जगह ले लेगा कौन? जियाउल हक। जियाउल हक की जगह फिर ले लेगी कौन? बेनजीर भुट्टो। उसके बाद कौन आया? नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ के बाद दोबारा से मिलिट्री रूल आ रहा है यहाँ पर, जिसका नाम है, उस बंदे का नाम है परवेज मुशर्रफ। और परवेज मुशर्रफ 1999 से लेकर लगातार 2008 तक क्या रहेंगे? प्रेसिडेंट भी रहेगा और प्राइम मिनिस्टर भी रहेगा पाकिस्तान का। ठीक है, लेकिन रूल किसका रहेगा? परवेज मुशर्रफ का। लोगों को दिखाएगा, दुनिया को दिखाएगा कि यहाँ पर डेमोक्रेसी चल रही है, लेकिन सबको पता था कि यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर मिलिट्री रूल चल रहा है। तो पाकिस्तान में मिलिट्री रूल रहेगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? इन 1999 द आर्मी स्टेप्ड इन अगेन एंड जनरल परवेज मुशर्रफ रिमूव्ड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को यह हटा देता है और खुद के हाथ में रूल ले लेता है। इन 2001 जनरल मुशर्रफ गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। 2001 के आसपास ये क्या करता है? परवेज मुशर्रफ अपने आप को इलेक्ट करवा लेता है। ठीक है, वही लिमिटेड डेमोक्रेसी दे देता है, लिमिटेड इलेक्शंस करवाता है और उसके बेसिस पे खुद को इलेक्ट करवा लेता है। सिंस 2008 डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स हैव बीन रूलिंग पाकिस्तान। और 2008 तक क्या था? इनका रूल था। फिर इनका रूल खत्म हो जाता है, 2023 में डेथ होती है इनकी, फरवरी या मार्च के आसपास। 2023 फरवरी मार्च के आसपास डेथ हो जाती है किसकी? परवेज मुशर्रफ की। और 2008 के बाद से यहां पर लगातार क्या चल रही है? डेमोक्रेसी चल रही है पाकिस्तान में, डेमोक्रेसी चल रही है। क्लियर? पाकिस्तान समझ में आ गया पूरा का पूरा? आ गया है। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। तो सोशल डोमिनेंस। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इतनी अनस्टेबल क्यों है? तो बोल रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स है इसमें। ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स है? ये बोल रहा है कि द सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री। बोल रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डोमिनेंस चलता है मिलिट्री का। क्वेश्चन ये है कि सर मिलिट्री का इतना डोमिनेंस क्यों है यहाँ पर? इस वजह से क्योंकि इन लोगों को लगता है कि कभी भी इंडिया अटैक कर सकता है इन पे। ठीक है, और अगर इंडिया अटैक करे तो अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट रहेगी तो ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट फीकी पड़ जाएगी इंडियन आर्मी के सामने। ठीक है, और अगर मिलिट्री रूल रहेगा तो फटाफट से एक्शन ले सकता है। इसी वजह से बहुत सारी जनता, बहुत सारी नहीं, मतलब जनता का कुछ पार्ट जो है वो हमेशा से चाहता है कि यहाँ पर मिलिट्री रूल ही रहे, यहाँ पर डेमोक्रेसी ना रहे। ठीक है, तो ये बोल रहा है द सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री। मिलिट्री का बहुत ज्यादा डोमिनेंस है। प्लस क्लर्जी। क्लर्जी क्या है? क्लर्जी है मुस्लिम पंडित्स, है ना, इमाम्स, आलिम, हाफिज। ठीक है, मतलब क्या? मतलब प्रीस्ट। ठीक है, इनके जो मुस्लिम गुरुज है ना, धर्म गुरु टाइप,
ठीक है, ये लोग क्या है, ये लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेंस दिखाते हैं किसमें, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में, जबकि इन लोगों को इतना डोमिनेंस नहीं दिखाना चाहिए, धर्म को अपने घर में रखना चाहिए। ठीक है, एंड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या है, इनके यहाँ पर अभी भी जमींदारी सिस्टम चलता है। हमारे यहाँ पर इंडिया में जमींदारी सिस्टम को हम लोगों ने बड़ी जल्दी खत्म करा, लैंड रिफॉर्म सिस्टम लेकर आए हम लोग। ठीक है, लैंड सीलिंग एक्ट वगैरह लेकर आए, तो हमारे यहाँ पर जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया। अब हम लोगों को जमींदार वगैरह देखने को नहीं मिलते, बस नाम के जमींदार है। पहले वाले जमींदार होते थे जिसके पास 300 गाँव, 400 गाँव होते थे, 40-50 गाँव भी होते थे, है कि ना। यहाँ पर अभी भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अब जिसकी ज़मीन पे लैंडलेस लेबर्स रह रहे होंगे, तो मान लो मैं ज़मींदार हूँ और मेरे ज़मीन के ऊपर बहुत सारे लोग रह रहे हैं। ठीक है, अब मैं इनको बोलूँगा कि भैया इनको वोट दे, तो ये लोग उनको ही वोट देंगे, है ना। मैं जिसको सपोर्ट करूंगा वो जीत जाएगा। ठीक है, और मैं सपोर्ट हटा दूंगा तो वो गिर भी जाएगा गवर्नमेंट उसकी। तो यही सिस्टम चल रहा है कि यहाँ पर अभी तक लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी बहुत जाता है, एंड इट हैज़ लेड टू द फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट। और इसी वजह से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट भी बनती है वो क्या कर जाती है, गिर जाती है। जैसे हम लोगों ने देखा इमरान खान को, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना पाकिस्तान का, ठीक है, सपोर्ट हट गया, मेजोरिटी हट गई, गिर गई गवर्नमेंट, आज जेल में है। ठीक है, दूसरे किसी की गवर्नमेंट बनती है, फिर उनका सपोर्ट हट जाता है, उसकी गवर्नमेंट गिर जाती है। और इस वजह से, और ये सब कुछ किस वजह से होता है, ये सब कुछ इस वजह से होता है क्योंकि मिलिट्री रूल लेकर आना है। क्लियर है, आगे आए, चलिए आगे आते हैं, आगे देखिए क्या बता रही है। पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट विद इंडिया हैज मेड द प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल। और ये बोल रहा है कि पाकिस्तान का जो लड़ाई रहती है इंडिया के साथ, जैसे हम लोग देखते हैं 1947-48 में लड़ाई हुई, 1965 में लड़ाई हुई, 1971 में लड़ाई हुई, 1998 के आसपास हम लोग कारगिल वॉर वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब ये क्या बोला, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की कन्फ्लिक्ट चलती रहती है, इसी वजह से बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर मिलिट्री रूल ही होना चाहिए। ठीक है, द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान हैज फर्दर एनकरेज द मिलिट्री टू कंटिन्यू इट्स डोमिनेंस। और ये क्या बोल रहा है, पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री जहाँ पर जिसको इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलता है किस चीज़ के लिए, डेमोक्रेसी को यहाँ पर इंप्लीमेंट करने के लिए। वरना वेस्ट अगर चाहे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर चाहे, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वेस्ट खुद नहीं चाहता है कि पाकिस्तान में क्या रहे, डेमोक्रेसी आ जाए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर वाला कंट्री है और ये नहीं चाहते कि न्यूक्लियर पावर जो है वो किसी और कंट्री के हाथ में गलती से भी चली जाए। इस वजह से वेस्ट खुद चाहता है कि यहाँ पर मिलिट्री डोमिनेंस रहे, और इसी वजह से इनको इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलता है। ठीक है, आगे डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश, बांग्लादेश की बात करते हैं। ठीक है, बांग्लादेश 1971 में बच्चा पैदा हुआ है। ठीक है, और इस साइड हम लोग क्या देखने को मिल रहा है, ये वेस्ट पाकिस्तान है, ये ईस्ट पाकिस्तान था जो कि 1971 में बांग्लादेश बन रहा है। आइए इसकी कहानी देखते हैं हम लोग कि इसके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था। बांग्लादेश वॉज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 1971। तो ये पाकिस्तान का पार्ट था, ईस्ट पाकिस्तान था ये 1947 से लेकर 1971 तक। The people of this region resented the domination of Western Pakistan and the imposition of Urdu language। अब इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि भैया देखो ऐसा है क्या, ये जो वेस्ट पाकिस्तान वाले लोग हैं सारे के सारे रिसोर्सेज लेकर जाते हैं और डेवलपमेंट यहाँ पर करते हैं। तो डेवलपमेंट सारा का सारा कहाँ पर हो रहा है, वेस्ट पाकिस्तान में हो रहा है, ईस्ट पाकिस्तान में नहीं हो रहा। प्लस जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, जितने भी प्रेसिडेंट बन रहे हैं, जितने भी मिलिट्री कमांडर्स बन रहे हैं, ठीक है, ये सब कहाँ के, ये सब के सब लोग वेस्ट पाकिस्तान के हैं, कोई ईस्ट पाकिस्तान का नहीं है। प्लस हम लोग बोलते हैं बंगाली, ये लोग बोलते हैं उर्दू। पाकिस्तान के दो पार्ट है, तो पाकिस्तान की दो ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। ये लोग कहते नहीं, पाकिस्तान की एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए जिसका नाम है उर्दू, और इसी के अगेंस्ट में इन लोगों ने आवाज़ उठानी स्टार्ट करी थी। क्लियर है। एक और पेपर में क्वेश्चन आता है कि शेख मुजीबुर रहमान, ये वही है आवामी लीग वाला, ठीक है, इसने 1966 में एक 22 पॉइंट का रिजोल्यूशन दिया था, या 6 पॉइंट का रिजोल्यूशन दिया था, सॉरी 6 पॉइंट का रिजोल्यूशन दिया था। और ये 6 पॉइंट के रिजोल्यूशन में इसने अपने पॉइंट्स बताए थे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि भैया हम लोग ये चाहते हैं ईस्ट पाकिस्तान में, यानी कि हम लोगों को ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए, ठीक है, हमारे एरिया को हमें रूल करने दो, पार्ट हम लोग पाकिस्तान का ही रहेंगे। ये लोग नहीं मानते, वो आज बांग्लादेश है, ठीक है। तो रीजनल एस्पायरेशन वाले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं ना कि जो तुम्हारे देश के लोगों की डिमांड्स होती है, यूनिटी को ध्यान में रखते हुए उन डिमांड्स को पूरी करनी चाहिए, आगे ना। और अगर डिमांड्स को पूरी कर दिया होता तो शायद आज बांग्लादेश जो है वो आज भी ईस्ट पाकिस्तान होता, ठीक है। आगे देखिए क्या बता रहा है आगे। आफ्टर द पार्टीशन दे बिगैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनफेयर ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू द बंगाली कल्चर एंड लैंग्वेज। अब बोल रहा है कि पार्टीशन हुआ 1947 में इंडिया का,
ठीक है। इंडिया का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना और पाकिस्तान को दो टेरिटरीज दे दी गई थी। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में पढ़ा हम लोगों ने। ईस्ट पाकिस्तान दे दिया गया, वेस्ट पाकिस्तान दे दिया गया। जो ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान मतलब जो बाद में बांग्लादेश बनेगा, इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने कहा कि भैया हमारे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, हम लोगों के पास पावर्स ही नहीं है, और हमारी जो बंगाली कल्चर और बंगाली लैंग्वेज है उनको ये लोग मानते ही नहीं है। वेस्ट पाकिस्तान वाले ये लोग कहते हैं सिर्फ उर्दू 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 करेंगे, बंगाली को नहीं मानेंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पर रिलीजन सेम है दोनों का, लेकिन लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, और इस वजह से दोनों की आपस में बन नहीं रही है, और इस वजह से इनका दोबारा से पार्टीशन होगा 1971 में। शेख मुजीबुर रहमान लेड द पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेशन। और शेख मुजीबुर रहमान, जिसकी फोटो दिख रही है आप लोगों को, फादर ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं हम इनको। आवामी लीग इनकी पॉलिटिकल पार्टी है, और इन्होंने क्या करा, इन्होंने पॉपुलर स्ट्रगल स्टार्ट करा कि भैया हम लोगों को वेस्ट पाकिस्तान के साथ मिलकर रहना ही नहीं है, हम लोगों को अलग करना है, अलग रहना है। ही डिमांडेड ऑटोनॉमी फॉर ईस्टर्न रीजन। सबसे पहले क्या बोला इसने कहा कि ऑटोनॉमी दे दो हम लोगों को, ग्रेटर ऑटोनॉमी दे दो, हमारे रीजन को हमें रूल करने दो। ईस्ट पाकिस्तान जो है वहां पर बंगाली डोमिनेशन है, और बंगाली डोमिनेशन में बंगाली लीडर्स की जरूरत है, बंगाली गवर्नर्स की जरूरत है, बंगाली लैंग्वेज को प्रमोट करने की जरूरत है, और ये सिर्फ हम लोग कर सकते हैं, तो हमारे एरिया को हमें रूल करने दो। ठीक है, आगे आते हैं। इन 1970 इलेक्शंस द आवामी लीग, आवामी कर देना इसको, एन लिखा हुआ है, आवामी, द आवामी लीग अंडर शेख मुजीबुर रहमान वन ऑल सीट्स, बट द गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय द वेस्ट पाकिस्तानी लीडरशिप रिफ्यूज टू कन्वीन द असेंबली। और ये क्या बोल रहा है, 1970 के डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में बांग्लादेश जो है ये जीत तो जाती है, मतलब आवामी लीग जो है वो सारी की सारी सीट जीत तो जाती है, कहा कि ईस्ट पाकिस्तान के, लेकिन यहया खान नहीं मानता है, और क्या करवा देगा, इनकी पिटाई करवा देगा, आर्मी भिजवा देगा, शेख मुजीबुर रहमान को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। ये देखो अरेस्ट कर रखा है इसको, दिख रहा है क्या, शेख मुजीबुर रहमान को, और इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और क्या जो जो प्रोटेस्ट करेंगे सबकी पिटाई करवानी स्टार्ट करा देगा यहया खान। ठीक है, आगे आते हैं। यहया खान की फोटो अगर तुम लोगों ने देखी है तो यहाँ पर आईब्रोज को ऊपर रखता था वो बंदा, आईब्रोज को ऊपर रखता था, है ना, लोग मुझे ऊपर रखते हो, आईब्रोज को ऊपर रखता था। ठीक है, अंडर द मिलिट्री रूल ऑफ जनरल यहया खान, ये देखो यहया खान, आईब्रोज देखो इसके, ये गया ऊपर, ये गया, दिख रहा है क्या, सिंह बना रखे थे। अंडर द मिलिट्री रूल ऑफ जनरल यहया खान द पाकिस्तानी आर्मी ट्राइड टू सप्रेस द मास मूवमेंट ऑफ द बंगाली पीपल। पाकिस्तानी आर्मी ने क्या कोशिश करी कि हम क्या करेंगे, इस मूवमेंट को सप्रेस करवा देंगे। ठीक है, इन लोगों को बांग्लादेश बनाने भी नहीं देंगे, और इन लोगों को क्या पावर वगैरह भी नहीं देंगे, और हमारे अंडर में रखेंगे और दबा के रखेंगे। देखो यार, लोगों को किसी को इतना नहीं दबाना चाहिए कि अगर वो उठे तो क्या हो जाए, तुम्हारी पिटाई हो जाए। ठीक है, आगे आते हैं। थाउजेंड्स वर किल्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी। पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक करा, एट्रोसिटीज करी, अत्याचार करा, लोगों को मारा, रेप्स वगैरह हुए, हजारों लोग मर गए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फॉर देयर इंडिपेंडेंस एंड हेल्प देम फाइनेंशियली एंड मिलिटरीली। और ये क्या बोल रहा है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाती है और हेल्प करती है किसकी, ईस्ट पाकिस्तान वाले लोगों की, बांग्लादेश वाले लोगों की, उनको मिलिट्री एड भी देती है, इंडियन आर्मी को भी कहती है कि भैया जाके पाकिस्तानी आर्मी की पिटाई कर दो, और पैसा भी लगाती है इंडियन आर्मी, फाइनेंशियल एड भी देती है ईस्ट पाकिस्तान वालों को। ईस्ट पाकिस्तान वाले जो जनता थी वो इंडियन आर्मी के साथ मिल जाती है, और दोनों मिलके फिर क्या करते हैं, पाकिस्तानी आर्मी की पिटाई करनी स्टार्ट कर देते हैं। पाकिस्तानी आर्मी 90,000 की आर्मी हो तो जंग जीती जाती है, ये लोग 90,000 की आर्मी लेके जंग हार रहे हैं, है कि ना। तो हो क्या रहा है, लड़ाई होगी 1971 वॉर, और 1971 वॉर के टाइम पीरियड में पाकिस्तान हार जाएगा। दिस रिजल्टेड इन अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन दिसंबर 1971 दैट एंडेड इन द सरेंडर ऑफ द पाकिस्तानी फोर्सेस। अब पाकिस्तानी फोर्सेस जब सरेंडर कर रही है तब पाकिस्तानी आर्मी का हेड कौन है, यहया खान है, तो यहया खान को घुटने टेकने पड़ गए। इन ईस्ट पाकिस्तान एंड फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। और दिसंबर 1971 में क्या हो रहा है, बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन के उभर रही है। लेकिन अब हम लोग क्या देखना है कि बांग्लादेश कंट्री बनने के बाद क्या यहाँ पर डेमोक्रेसी कंटिन्यू रही, या यहाँ पर मिलिट्री रूल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, पाकिस्तान की तरह सिस्टम चलेगा, डेमोक्रेसी रहेगी लेकिन उसके बाद मिलिट्री रूल, फिर डेमोक्रेसी, फिर मिलिट्री रूल, ये वाला सिस्टम रहेगा। आइए जरा देखते हैं हम लोग। देखिए ये कुछ एट्रोसिटीज दिखाई जा रही है 1970-71 के टाइम पीरियड में, है ना, पिटाई करी जा रही है बांग्लादेशियों की। आगे आते हैं। बांग्लादेश ड्राफ्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयरिंग फेथ इन सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। अब देखो दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहता है और बांग्लादेश अपने आप को एक सेक्युलर नेशन कहता है। ठीक है, तो बांग्लादेश ने क्या कहा कि हम लोग एक सेक्युलर नेशन है, यानी कि बांग्लादेश का कोई रिलीजन नहीं है, बांग्लादेश के लोगों का रिलीजन है। इसी तरीके से इंडिया क्या कहता है, इंडिया कहता है कि इंडिया एक सेक्युलर नेशन है, इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन इंडिया के लोगों के अलग अलग रिलीजन है। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म में बिलीव करता है, डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, एंड सोशलिज्म,
सोशलिज्म, समाजवाद में क्या करता है, बिलीव करता है। इन 1975 शेख मुजीब गॉट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड टू शिफ्ट फ्रॉम पार्लियामेंट्री टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो ये क्या करता है, शेख मुजीबुर रहमान के हाथ में पावर आ गई। शेख मुजीबुर रहमान बहुत पॉपुलर लीडर है, लेकिन ये क्या चाहता था, ये चाहता था कि पावर सिर्फ मेरे ही हाथ में रहे। यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तुम डेमोक्रेसी लेकर आ रहे हो, तुम बोल रहे हो कि भैया हम सेक्युलर है, डेमोक्रेट्स है, ठीक है, समाजवादी है, हम लोग लोगों की हेल्प करने के लिए आए हैं, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश हम लोगों ने बनाया, फादर ऑफ बांग्लादेश की उपाधि मिली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन बाद में मार दिए जाएंगे। क्यों मार दिए जाएंगे? दो चीज़ों की वजह से। सबसे पहली चीज़ 1975 में ये बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देंगे, बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देंगे, चेंज कर देंगे। क्या चेंज लाएंगे? सबसे पहला चेंज ये लाएंगे, ये बोलेंगे कि जो हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो रही है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, इसको चेंज करके मैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कर रहा हूँ, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम लेकर आ रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि सर इससे क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, पार्लियामेंट्री था अब प्रेसिडेंशियल हो गया। दिक्कत है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास दो हेड होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर होता है जो कि गवर्नमेंट का हेड होता है, एक प्रेसिडेंट होता है जो कि किसका हेड होता है, प्रेसिडेंट होता है जो कि कंट्री का हेड होता है कि ना। इंडिया में यही वाला सिस्टम है, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट ही हेड होता है गवर्नमेंट का, और प्रेसिडेंट ही हेड होता है किसका, कंट्री का भी, ठीक है। तो कंट्री हेड भी है, प्रेसिडेंट भी है, ठीक है। पहली गलती तो ये करी इसने, चलो ये तो फिर भी कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, ये वन पार्टी सिस्टम लेकर आ रहा है। अब क्या लेकर आ रहा है? वन पार्टी सिस्टम। कह रहा है बांग्लादेश में अब सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहेगी जिसका नाम होगा आवामी लीग, और आवामी लीग के अलावा सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज खत्म, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैन, सिर्फ आवामी लीग जो है क्या करेगी, रूल करेगी, ठीक है। ही ऑल्सो एबोलिश्ड ऑल पार्टीज एक्सेप्ट हिज ओन द आवामी लीग। बाकी सारी की सारी पार्टीज को क्या कर दिया इसने, बैन कर दिया, एबोलिश कर दिया, और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी इसने रखी जिसका नाम था आवामी लीग, ठीक है। तो जब पावर आती है लोगों के हाथ में तो लोग क्या करते हैं, बहक जाते हैं, ठीक है। उनको क्या चाहिए, उनको पावर और चाहिए रहती है। लेकिन पावर की एक खूबी क्या है, जिसके पास पावर होती है वो उस बंदे को कमज़ोर करती जाती है, और धीरे धीरे वो बंदा इतना कमज़ोर होता है, इतना कमज़ोर होता है कि लास्ट में ये हालत हो जाती है, ठीक है। आ गया, चलो आगे आते। शेख मुजीब वॉज असैसिनेटेड एंड अ मिलिट्री रूल वॉज एस्टेब्लिश अंडर जियाउर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट करा जाता है। अब देखो क्या हो रहा है, क्या नाम था इनका, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान इनके टाइम पीरियड में जो मिलिट्री कमांडर था उसका नाम था जियाउर रहमान। अच्छा याद रखना, ये बांग्लादेश की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी, बांग्लादेश की। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान में जब जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार चल रही थी, इसके टाइम पीरियड में जो मिलिट्री रूलर था उसका नाम था जियाउल हक। ये कौन है, जियाउर रहमान। तो मुजीबुर रहमान के साथ जियाउर रहमान था, और इमाम उल हक जो क्रिकेटर है, कहाँ के, पाकिस्तान के। तो याद रखना कि जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पीरियड में जियाउल हक था। तो दोनों में क्या नहीं करना, कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। और जियाउर रहमान क्या कर देगा, इसकी तो डेथ हो गई, शेख मुजीबुर रहमान असैसिनेट कर दिया गया, तो इसकी जगह कौन ले लेगा, जियाउर रहमान ले लेगा। क्लियर है। लेकिन लोगों ने क्या कर रखा है, डेमोक्रेसी को चख रखा है। जब लोगों ने डेमोक्रेसी को चख रखा है तो लोग शांत बैठेंगे क्या, नहीं बैठेंगे। लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। क्या बोलेंगे कि भैया क्या लेकर आओ, डेमोक्रेसी लेकर आओ। देखिए जरा क्या होता रहा है। शेख मुजीब वॉज assassinated and a military rule was established under Ziaur Rahman. He was assassinated and another military takeover followed under the leadership of Lieutenant General H.M. Irshad. Mass public protest made Irshad step down in 1990. Elections were held in 1991. अब देखो जरा क्या हो रहा है ध्यान से। शेख मुजीब था, शेख मुजीब को असैसिनेट करा गया, इनकी जगह किसने ली, जियाउर रहमान को मार दिया गया। इनकी जगह किसने ली, एचएम इरशाद के टाइम पीरियड में प्रोटेस्ट हुए, कहा इलेक्शंस कराओ 1991 में यहां पर इलेक्शंस होंगे। क्लियर। मास पब्लिक प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए थे 1990 से ही, 1990 से ही, और इसको मानना पड़ा कि भैया मुझे रिजाइन करना पड़ेगा और यहाँ पर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं। सिंस देन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी इलेक्शंस हैज बीन वर्किंग इन बांग्लादेश। और उसके बाद से क्या हुआ, बांग्लादेश में लगातार क्या होते चले गए, बांग्लादेश में लगातार
डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते चले गए। ठीक है, तो बांग्लादेश में आज भी दो पॉलिटिकल पार्टीज है जिनका दबदबा है। एक है बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी, किसने बनाई थी ये आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, पेपर में क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी हमारे पास आवामी लीग है, और आवामी लीग की ही बंदी है जिसका नाम है क्या, शेख हसीना। और शेख हसीना किसकी बेटी है? शेख हसीना इज द डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीब। क्लियर, डन। बांग्लादेश नेशनल पार्टी किसने स्टार्ट करी थी और कब स्टार्ट करी थी, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। आई होप यहां तक सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, डन। चलिए, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी नेपाल, नेपाल के बारे में देखते हैं। नेपाल है ना। अच्छा, हिमालयन किंगडम में हमारे पास दो कंट्रीज आती है, हिमालयन किंगडम, एक भूटान भी हिमालयन किंगडम कह सकते हैं हम लोग, और नेपाल भी हिमालयन किंगडम कह सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए और दोनों लिखे हो तो क्या आंसर देंगे अपन? तो आंसर देंगे हम लोग भूटान, क्योंकि एनसीईआरटी में भूटान के बारे में बोला गया है कि ये एक हिमालयन किंगडम है। क्लियर है, आया है। चलिए नेपाल के बारे में देखते हैं। नेपाल वॉज अ हिंदू किंगडम इन द पास्ट बट लेटर चेंज इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन द मॉडर्न पीरियड फॉर मेनी ईयर्स। तो नेपाल के बारे में याद रखना, नेपाल का सिस्टम क्या है, नेपाल जो हमेशा से एक हिंदू किंगडम रहा है, हमेशा से यहाँ पर एक हिंदू राजा रूल करता है। ठीक है, और हम लोग बोले कि कब तक हिंदू किंगडम रहा है, तो अप टू 1990, 1990 तक ये क्या रहा है, एक हिंदू किंगडम रहा है नेपाल। ठीक है, आज तो डेमोक्रेसी है इसमें, लेकिन 1990 के बाद ये क्या बन जाएगा, आफ्टर 1990 या फिर मैं बोलूँ 1990 से लेकर 2002 तक या 2001 तक ये क्या रहा, ये रहा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहा है। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं, देखिए जरा क्या बता रहा है। द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर अ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1990 इन द वेक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट। अब देखो क्या हो रहा था, यहां पर नेपाल की पॉलिटिक्स को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। नेपाल में हमारे पास तीन तरीके के लोग हैं, एक है राजा, और राजा के सपोर्टर्स होंगे ऑफ कोर्स नोबल्स वगैरह, राजा के पास अपनी खुद की आर्मी वगैरह होगी। ठीक है, एक है डेमोक्रेट्स। कौन है? डेमोक्रेट्स कौन होते हैं? जो लोग डेमोक्रेसी के सपोर्ट में है, प्रो डेमोक्रेट्स है, ये प्रो डेमोक्रेसी वाले लोग, डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स है। और एक है मॉइस्ट्स। माओ का नाम सुना है कहीं? माओ ज़ेडुंग सुना है ना। तो ये जो मॉइस्ट है, ये लोग कौन है? मॉइस्ट जो है ये माओ के फॉलोअर्स है। अब नेपाल है, नेपाल के जस्ट ऊपर चाइना ही तो है, और चाइना से ये यहाँ वाले लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। क्यों इंस्पायर्ड है बहुत ज्यादा? चाइनीज रिवॉल्यूशन की वजह से। 1949 माओ ज़ेडुंग ने करवाया था। माओ ज़ेडुंग क्या कहता था? पावर कम्स इन योर हैंड्स थ्रू द बैरल ऑफ द गन। हाँ कि ना, बंदूक के नली से क्या आता है, पावर आती है हाथ में। तो ये जो मॉइस्ट लोग, ठीक है, ये लोग क्या कर, ये लोग कम्युनिस्ट है, माओ को फॉलो करते हैं और बिलीव करते हैं वायलेंस में। किसमें बिलीव करते हैं? वायलेंस में, कि भैया राजा को काट देंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे और वायलेंस करेंगे और पावर अपने हाथ में ले लेंगे। नेपाल में कम्युनिज्म लेकर आएंगे। ये नेपाल में डेमोक्रेसी लेकर आने चाहते हैं, ये राजा का रूल बरकरार रखना चाहते हैं, और ये लोग चाहते हैं कि कम्युनिज्म आ जाए। ठीक है, तीन अलग अलग लोग, तीन अलग अलग पॉलिटिक्स चल रही है नेपाल में। और नेपाल में डेमोक्रेसी के प्रोटेस्ट होते हैं 1990 के आसपास, 1989 के आसपास। और राजा ये मान जाता है कि ठीक है भैया, सबसे ऊपर तो मैं ही रहूँगा, लेकिन नीचे तुम लोग क्या कर लो, इलेक्शंस वगैरह करवा लो। ठीक है, नीचे पब्लिक रहेगी, पब्लिक इलेक्शंस वगैरह करवाएगी, पब्लिक अपने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करेगी, और यहाँ पर पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में बिठाएंगी। लेकिन सबसे ऊपर तो बैठेगा कौन? राजा। ठीक है, किंग के नीचे असेंबली, और असेंबली के नीचे पब्लिक। इसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ड्यूरिंग the king accepted a demand for new democratic constitution in 1990 in the wake of strong pro-democracy movement. During the 90s, the Maoists of Nepal were successful in spreading their influence in many parts of Nepal. और 1990 के दशक में, 1990s में, ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं? Maoists का भी राइज हो रहा है नेपाल में। ठीक है, और Maoists क्या चाहते हैं? नेपाल में कम्युनिज्म आ जाए। ठीक है, जैसे चाइना में वन पार्टी सिस्टम, कम्युनिस्ट पार्टी का रूल आ जाए, वो वाला सिस्टम है इनका। लेकिन ये लोग वायलेंस के थ्रू लाना चाहते हैं। इन 2002 द किंग abolished द पार्लियामेंट एंड dismissed द गवर्नमेंट, thus एंडिंग इवन द लिमिटेड डेमोक्रेसी दैट एक्जिस्टेड इन नेपाल। अब इसके बारे में ध्यान से सुनो। 2001 में, 2001 में नेपाल में होता क्या है? नेपाल में रॉयल पैलेस मैसेकर होता है।
रॉयल पैलेस मैसेकर होता है। क्या होता है रॉयल पैलेस मैसेकर? रॉयल पैलेस मैसेकर में एक प्रिंस होता है, वो क्या करता है, उसको एक इंडियन लड़की से शादी करनी होती है, इंडियन लड़की को उससे शादी करनी होती है, लेकिन ये प्रिंस है, ठीक है। इसके घर वाले पूछते हैं कि भैया लड़की किस खानदान से है, कौन से राजा की लड़की है, तो वो कहता है कि भैया एक आम लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, मुझे शादी करनी है। तो उसके घर वाले कहते हैं कि भैया देखो हम लोग हैं रजवाड़े, हम लोग हैं राजा, ठीक है, और हम किसी घराने में ही तेरे शादी करवाएंगे, किसी राज घराने में शादी करवाएंगे, आलतू फालतू लड़की से शादी नहीं करवाएंगे, ठीक है। आलतू फालतू मतलब उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरी जबान नहीं है ये, ठीक है। तो होता क्या है, इस प्रिंस को गुस्सा आता है, ये बंदूक निकालता है, 11 मेंबर्स होते हैं, 11 मेंबर को ठक 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 सबको ठोकता है, अपने आप को ही मारता है। 2-3 दिन में इसकी भी डेथ हो जाती है और एक नया राजा 2002 में बनेगा, द किंग ऑफ नेपाल, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि रॉयल पैलेस मैसेकर कब हुआ था, तो रॉयल पैलेस मैसेकर हम लोगों को 2001 में देखने को मिलता है। 2001 खत्म होते होते एक नया राजा आता है और नया राजा जैसे ही राजा बनता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को खत्म कर देता है, यानी कि 2002 में दोबारा से नेपाल में क्या आ रही है, मोनार्की आ रही है। क्या आ रही है? मोनार्की आ रही है, यानी कि राजा का राज आ रहा है। क्लियर? इन अप्रैल 2006 देयर वर मैसिव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट। 2006 आते आते 2006 में क्या होता है, डेमोक्रेट्स, मॉइस्ट और इनके साथ साथ कौन, पीपल नेपाल के, ये सारे के सारे लोग मिलकर कहते हैं कि भैया देखो ऐसा है, डेमोक्रेसी के अंडर में तो रहेंगे नहीं हम लोग, सॉरी मोनार्की के अंडर में तो रहेंगे नहीं हम लोग, राजा को तो हटना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, एक हो जाना, ठीक है। डेमोक्रेट्स ने मॉइस्ट के साथ बात करी और मॉइस्ट को बोला कि भैया देखो ऐसा है, वॉयलेंस छोड़ दो, इकट्ठा आओ, इकट्ठा आके हम लोग क्या करते हैं, राजा के अगेंस्ट में लड़ते हैं। मॉइस्ट ने कहा कि ठीक है, हमें भी ये ठीक लग रहा है कि पहले मोनार्की तो खत्म करे, पहले इकट्ठा काम तो करे, ठीक है, और डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी लेकर आते हैं हम लोग, और डेमोक्रेसी अगर नहीं चली फिर हम लोग फिर हथियार उठा लेंगे, ठीक है। लोगों ने भी साथ दिया और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 7 पार्टी अलायंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 7 पार्टी अलायंस। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि 7 पार्टी अलायंस कब बना था, तो 7 पार्टी अलायंस जो है 2006 के आसपास बना था, 2006 में बना था। और ये जो 7 पार्टी अलायंस है इसमें कम्युनिस्ट, डेमोक्रेट्स, अलग अलग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे लोग क्या करेंगे, ये इकट्ठा आ जाएंगे, 7 पार्टीज का ग्रुप बन जाएगा और ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे अगेंस्ट द किंग ऑफ नेपाल। और अब क्या होने वाला है, अब ये सब कुछ कब हो रहा है, 2006 में हो रहा है। और 2006 में जो राजा है वो मान जाता है कि ठीक है भैया मैं मोनार्की खत्म कर रहा हूँ और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेकर आ रहा हूँ। क्या लेकर आ रहा हूँ? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेकर आ रहा हूँ। मतलब मैंने जो असेंबली, जो रिप्रेजेंटेटिव्स की असेंबली, जो पार्लियामेंट, जो लेजिस्लेटिव असेंबली को बंद करा था, जिस विधानसभा को बंद करा था, इस विधानसभा को दोबारा खोल दिया गया, दोबारा से इलेक्शंस होंगे। लेकिन लोगों का दिल का भरेगा यहाँ पर, ये तो पब्लिक इलेक्शंस करेगी, पार्लियामेंट चूज करेगी और ऊपर किंग तो बैठा ही हुआ है, ठीक है। लेकिन अब पब्लिक का इससे दिल नहीं भर रहा। पब्लिक कह रही है कि भैया ना 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 ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो स्टार्ट हो गई 2006 में, लेकिन पब्लिक कह रही है कि भैया अब हटो, आगे ना, हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए डेमोक्रेसी। क्या चाहिए? डेमोक्रेसी। और 2008 में यहाँ पर क्या आ जाएगी, डेमोक्रेसी आ जाएगी। 2015 में इनका नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो जाएगा, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो जाएगा। क्लियर है? डन है। नेपाल के बारे में समझ में आ गया कि नेपाल में किस तरीके से पहले क्या था, मोनार्की थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो जाती, फिर मोनार्की आ जाती, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फिर डेमोक्रेसी, ठीक है। और 2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन इनका बन भी जाता है। द लार्जली नॉन वायलेंट मूवमेंट वॉज लेड बाय 7 पार्टी अलायंस। सो 7 पार्टी अलायंस बनता है। द मॉइस्ट एंड द सोशल एक्टिविस्ट, तो सोशल एक्टिविस्ट का भी इसमें पूरा योगदान होता है, मॉइस्ट भी इसमें होते हैं और 7 पार्टी अलायंस भी होते हैं। The pro-democracy forces achieved their first major victory when the king was forced to restore the House of Representatives that had been dissolved in April 2002 और अप्रैल 2002 में जो क्या था, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स था। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब क्या, वही विधानसभा, पार्लियामेंट जो थी इनकी, जिसको डिसमिस किया गया था 2002 में, उसको 2006 में ये लोग क्या करवाते हैं, दोबारा से रिस्टोर करवाते हैं, ठीक है। आगे इन 2008 नेपाल बिकम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर एबोलिशिंग द मोनार्की। मोनार्की को खत्म कर दिया जाता है। 2008 में नेपाल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है और 2015 में इसने अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर दिया, एडॉप्ट कर लिया है। ये क्या करा जा रहा है, सबको दिखाया जा रहा है नया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। ये देखो, नेपाल रिपब्लिक। क्लियर है? हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, हम लोगों ने पाकिस्तान देख लिया, बांग्लादेश देख लिया, श्रीलंका, नेपाल देख लिया,
श्रीलंका को देखते हैं। देखते हैं श्रीलंका में क्या सिस्टम है। एथनिक कन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। अब देखो ध्यान से, श्रीलंका एक ऐसी कंट्री रही है जहां पर हमेशा से क्या रहा है, डेमोक्रेसी रही है। तो श्रीलंका में प्रॉब्लम क्या थी? तो श्रीलंका में प्रॉब्लम थी एथनिक कन्फ्लिक्ट की, है ना। दो एथनिक ग्रुप्स लड़ाई करेगी यहाँ पर। कौन सी दो एथनिक ग्रुप्स? एक सिन्हाला कम्युनिटी और दूसरी तमिल कम्युनिटी। इन दोनों के बीच में तू में होती रहेगी, ठीक है। सिन्हाला कम्युनिटी, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है नेपाल में, श्रीलंका में कितनी, लगभग 74% की पॉपुलेशन है, और बाकी 26% की पॉपुलेशन जो है वो तमिल्स की है, ठीक है। आइए ज़रा बात करते हैं इनके बारे में। Ethnic conflict and democracy in Sri Lanka. Sri Lanka has retained democracy since its independence in 1948. 1947 में इंडिया आज़ाद होता है ब्रिटिशर से, 1948 में श्रीलंका आज़ाद होता है ब्रिटिशर से, ठीक है। बट इट फेस्ड अ सीरियस चैलेंज फ्रॉम एथनिक कन्फ्लिक्ट लीडिंग टू द डिमांड फॉर सेक्सेशन बाय वन ऑफ द रीजन्स। और ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एथनिक कन्फ्लिक्ट फेस करते हैं ये लोग। कैसे एथनिक कन्फ्लिक्ट फेस करते हैं और क्यों ऐसा होता है? देखो, सिन्हालाज जो है ये सिन्हाली लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज? सिन्हाली लैंग्वेज बोलते हैं। और इन लोगों का कहना है कि भैया हम लोग रियल श्रीलंकन से, रियल क्या है? श्रीलंकन से। तमिल्स कह रहे हैं कि भैया हम भी तो श्रीलंकन सी है, हम लोग कौन सा कहीं और से आए, हम भी श्रीलंकन से। ये लोग कहते नहीं, हम रियल श्रीलंकन, तुम तो बाहर से आए हो, तुम तमिल भाषा में बात करते हो, और तुम लोग पहले तो चोला एम्पायर के टाइम पीरियड में आए, कहाँ पर? इंडिया में। और उसके बाद ब्रिटिशर्स तुम्हें लेकर आए, कहाँ पर? श्रीलंका में। ब्रिटिशर्स तुम्हें लेकर क्यों आए थे? एज प्लांटेशन वर्कर्स की तरह लेकर आए थे। प्लांटेशन वर्कर्स की तरह तुम्हें लेकर आए थे यहाँ पर काम करने के लिए, ठीक है। तो तुम लोग बाहर से आए हुए हो, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि भैया जो प्लांटेशन वर्कर्स की तरह आए थे इनको भी 200 साल हो गए आए हुए, और इन लोगों को लगभग 1000-1500 साल हो गए इंडिया से यहाँ पर आए हुए। तो ये तो पैदा जब ये लोग हुए श्रीलंका में, चलो भाषा तमिल बोलते हैं, लेकिन पैदा तो कहाँ हुए? श्रीलंका में पैदा हुए। तो इसका मतलब क्या है? ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो श्रीलंकन है, आगे ना। और अगर हम लोग श्रीलंकन है तो हमें श्रीलंकन की तरह ट्रीट करो, ठीक है। इन लोगों ने हमेशा क्या करा? अब देखो, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी, मेजोरिटी में लोग हैं, तो इन्हीं का प्राइम मिनिस्टर, इन्हीं का प्रेसिडेंट बनता था, इन्हीं के ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते थे। तो इन लोगों ने पॉलिसीज ऐसे लेकर आए जिससे इनको फ़ायदा हो और इनको फ़ायदा ना हो। इस चीज़ से इनको बुरा लगता था। इनकी भाषा बिठाने की कोशिश करेगी, इनको रिजर्वेशन नहीं दिए गए, इनको एजुकेशन में सब्सिडीज़ नहीं दी गई, ठीक है, इनको बैकवर्ड रखा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत प्रॉब्लम्स है। तो इसी वजह से ये लोग तमिल्स क्या करेंगे? और तमिल्स की पिटाई होती रही, है ना। ये लोग लड़ाई होती थी, ये लोग पिटाई खाते थे। लास्ट में इन लोगों ने एक मिलिटेंट ग्रुप बनाया, और ये जो मिलिटेंट ग्रुप था, इस ग्रुप का नाम होगा LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ठीक है। और ये जो LTTE है, ये मांग करेगा तमिल एलम की। किसकी बात करेगा? तमिल एलम की बात करेगा। क्वेश्चन ये है कि सर तमिल एलम क्या है? ये लोग बोलेंगे कि भैया हम लोगों को एक सेपरेट कंट्री चाहिए श्रीलंकन तमिल्स के लिए, ठीक है, और उस कंट्री का नाम होगा तमिल एलम। तुम लोगों को नहीं रहना है हमारे साथ, तुम हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है, मत एक्सेप्ट करो, हम लोग क्या कर लेंगे? अलग से कंट्री बना लेंगे, ठीक है। तो श्रीलंका के डिवीजन की बात करी इन लोगों ने। और LTTE ग्रुप जो था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, इसका जो हेड था उसका नाम था प्रभाकरन। क्या नाम था? प्रभाकरन। क्लियर? आगे देखिए जरा क्या बता रही है। After its independence, politics in Sri Lanka was dominated by forces that represented the interest of the majority Sinhala community। और ये क्या बोल रहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में इंडिपेंडेंस हुई इनकी, उसके बाद जो श्रीलंका की पॉलिटिक्स है, ठीक है, उसमें डोमिनेशन किसका देखने को मिलता है? हम लोगों को सिन्हाला कम्युनिटी का डोमिनेंस देखने को मिलता है। सारे के सारे जो पॉलिसीज लॉज लाए जा रहे हैं वो किसके इंटरेस्ट में लाए जा रहे हैं? किसके इंटरेस्ट में लाए जा रहे हैं? मेजोरिटी सिन्हाला कम्युनिटी के इंटरेस्ट में। द सिन्हाला नेशनलिस्ट thought that Sri Lanka should not give concessions to the Tamil because Sri Lanka belongs to Sinhala people only। और ये जो सिन्हाला नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे सिन्हाला के, श्रीलंका के, वो लोग क्या कहते थे? वो लोग कहते थे कि भैया श्रीलंकन गवर्नमेंट को तमिल्स को कंसेशन नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ किसका है? सिन्हालास का है, और ये लोग बाहर से आए हुए लोग हैं तमिल्स, और इनको क्या नहीं देना चाहिए? इनको कंसेशंस, इनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ में, ठीक है। और ये देखो, ये क्या है? ये जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है हम लोगों को, ये क्या है? ये वो एरिया है जो LTTE डिमांड करेगा कि भैया हम लोग इसको तमिल एलम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तमिल एलम। क्लियर है? डन है? आगे है
देखिए इधर क्या होता है। फ्रॉम 1983 ऑनवर्ड्स द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम LTTE हैज बीन फाइटिंग एन आर्म्ड स्ट्रगल विद द आर्मी ऑफ श्रीलंका एंड डिमांडिंग तमिल एलम और सेपरेट कंट्री फॉर द तमिल्स ऑफ श्रीलंका। और 1983 से क्या होने लगी, लड़ाई होने लगी किस किस के बीच में, तमिल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, और किसके बीच में, श्रीलंका की आर्मी में, इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लग गई। और ये लोग डिमांड करने लगे भैया हम लोगों को तमिल एलम दे दो, क्योंकि तुम वैसे भी हम लोगों के इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें सिर्फ एक ही कम्युनिटी दिखती है श्रीलंका की, जिसको हम लोग सिन्हाला कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। जब तुम्हें हमसे इतनी नफरत ही है तो हम लोगों को ज़मीन दे दो, हम लोग अलग से हमारी कंट्री बना देंगे। और ये वाला जो एरिया है ना, जो ये लोग डिमांड कर रहे थे, यहाँ पर तमिल से ज़्यादा रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन श्रीलंका वाले लोगों का या फिर सिन्हालाज वाले लोगों का कहना क्या था, इनका कहना ये था कि भैया ये भी श्रीलंका की प्रॉपर्टी है और तुम लोग बाहर से आए हो, तुम वापस से इंडिया चले जाओ, ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। आगे चलो आगे आते हैं। द LTTE कंट्रोल्स द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। और LTTE क्या करता था, LTTE कंट्रोल करता था नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका से, यहाँ से कंट्रोल करते थे ये लोग, मेनली इस एरिया से, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है, इस पार्ट से ये लोग कंट्रोल करते थे। आगे देखिए क्या बता रहा है, ये प्रभाकरण है, द हेड ऑफ LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ये अपने आप को टाइगर की तरह शो करते थे और श्रीलंका के सिन्हालाज अपने आप को लायन की तरह शो करते थे। तो इसका मतलब क्या, लायन और टाइगर के बीच की लड़ाई थी ये, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जीतेगा कौन, ठीक है। अब जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वही जीतता है, लेकिन इनके साथ बुरा बहुत हुआ, ठीक है, LTTE वालों के साथ। In 1987, the government of India signed an accord with Sri Lanka and sent troops to stabilize relations between the Sri Lankan government and the Tamils। 1987 में क्या हो रहा है, 1987 में ये देखो, ये कौन है, राजीव गांधी है। 1987 में क्योंकि राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, है कि ना, राजीव गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इंडिया में तमिलनाडु है, और तमिलनाडु वाले जो लोग हैं इनके रिश्तेदार है कहाँ पर, श्रीलंका में। तो तमिलनाडु वाले लोग बोले कि भैया हमारे लोगों को मारा जा रहा है, प्रधानमंत्री जी कुछ करिए। प्रधानमंत्री जी 1987 में चले गए कहाँ पर, श्रीलंका में गए, और वहाँ पर जाकर श्रीलंका के साथ क्या हुआ, पीस अकॉर्ड साइन हुआ, इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड कब साइन हुआ, तो इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड साइन होता है 1987 में। इसके तहत बोला गया कि भैया जो सिन्हाला कम्युनिटी है और जो तमिल कम्युनिटी है इनके बीच में पीस की बात होगी, ठीक है। श्रीलंकन गवर्नमेंट क्या करेगी, कोशिश करेगी इनके साथ पीस लाने की। प्लस ये डिसाइड हुआ कि इंडिया एक आर्मी के एक ट्रूप को, आर्मी की एक टुकड़ी को क्या करेगी, श्रीलंका भेजेगी, और इस आर्मी के ट्रूप का नाम होगा IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। और इसका काम क्या होगा, इंडियन कीपिंग फोर्स का, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का काम क्या होगा, इसका काम होगा कि श्रीलंकन तमिल्स और श्रीलंकन सिन्हालास इन दोनों के बीच में लड़ाई ना हो, ठीक है, पीस बरकरार रहे। लेकिन होता क्या है, इवेंचुअली धीरे धीरे IPKF जो है ये अपने मिशन में सक्सेसफुल नहीं रहती है, ठीक है। इनके होते हुए भी सिन्हालास जो है वो पिटाई करते हैं किसकी, तमिल्स वालों की। तो जो LTTE ग्रुप है वो कहती है कि भैया तुम लोग क्या कर रहे हो यार, IPKF को तुम्हें भेजा गया है यहाँ पर किस चीज़ के लिए, पीस के लिए, ठीक है, और तुम पीस नहीं ला पा रहे यहाँ पर, तो इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, ठीक है। प्लस जो श्रीलंका वाली गवर्नमेंट थी या श्रीलंका वाले लोग थे उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था कि IPKF जो है किसी और कंट्री, इंडिया की कंट्री का बंदा, इंडिया की कंट्री की आर्मी इधर आके हमें पीस दिलवाएगी, ठीक है। तो श्रीलंकन को ये पसंद नहीं आ रहा था। तो 1989 में IPKF को वापस बुलाया जाता है, ठीक है। तो LTTE को और बुरा लगता है, एक तो LTTE से लड़ भी रही है, ठीक है, श्रीलंकन को ये पसंद भी नहीं है। तो राजीव गांधी ने कहा वापस आ जाओ, ठीक है। जैसे ही राजीव गांधी ने इसको वापस बुलाया तो LTTE वालों को लगा बुरा, LTTE वाले कहने लगे कि भैया ये राजीव गांधी भी ऐसा ही है, राजीव गांधी चाहता ही नहीं है क्या कि भैया श्रीलंका में पीस आए, और ये चाहता है कि तमिल मरे। तो 1991 में ये LTTE ग्रुप वाले क्या करेंगे, राजीव गांधी को ये रास्ते से हटा देंगे, मतलब कि दे विल असैसिनेट राजीव गांधी। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी कब हुआ था, तो असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी 1991 में हुआ था। क्लियर है, ठीक है। तो LTTE क्या करेगी, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी करेगी, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। क्लियर है, क्या हो रही है,
In 1989, the Indian peacekeeping force IPKF was pulled out of श्रीलंका without attaining its objective. तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि IPKF क्या फेल हो गई थी अपने मिशन में, हाँ फेल हो गई थी, इसी वजह से इसको क्या कर दिया गया, वापस बुला लिया गया। कब बुलाया गया? 1989 में। भेजा गया था 1987, 2 साल में वापस बुला लिया। द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज किसको कहते हैं हम लोग? हम कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आइसलैंड को, नॉर्वे को, डेनमार्क को, स्वीडन को। ये क्या है? ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, कौन सी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज? द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज नॉर्वे एंड आइसलैंड ट्राई टू ब्रिंग वॉरिंग ग्रुप्स बैक टू निगोशिएशंस। तो नॉर्वे ने और आइसलैंड ने क्या कोशिश करी कि श्रीलंका के ये जो 2 ग्रुप्स है जो बार बार लड़ाई कर रहे हैं, इनके बीच में पीस लाने की कोशिश करी, है ना। श्रीलंकन लीडर्स को, श्रीलंका की गवर्नमेंट के लीडर्स जो है, सिन्हाला लीडर्स को और तमिल लीडर्स को टेबल पे लेकर आई, इनके बीच में बातचीत वगैरह करवाई, ठीक है, और निगोशिएशंस करवाने स्टार्ट करे। फाइनली द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट केम टू एन एंड एज द एलटीटी वाज वैंक्विश्ड इन 2009। और 2009 में जैसे ही क्या होता है, जैसे ही प्रभाकरण की डेथ हो जाती है, वैसे यहाँ पर क्या आ जाता है? पीस आ जाता है, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, श्रीलंका हैज रजिस्टर्ड कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिकॉर्डेड हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और ये बोल रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद, इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद, सबसे पहली चीज, श्रीलंका में हमेशा डेमोक्रेसी रही, डेमोक्रेसी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, श्रीलंका सबसे पहली फर्स्ट कंट्री थी जिसने ओपन डोर पॉलिसी को या एलपीजी की पॉलिसी को अपनाया था 1977, चाइना से भी पहले। चाइना ने कब अपनाया था आप लोग मुझे बताएंगे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तीसरी, इसने अपना पॉपुलेशन ग्रोथ को भी कंट्रोल करा था। तो इट वाज द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री या फर्स्ट कंट्री जिसने क्या करा, फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री हु कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी इसने काम करा, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी जो है लगातार राइज होती चली गई। क्लियर? और ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी काम किया इन्होंने। चलिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या थे और कैसे कैसे थे और किस तरीके से इन लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश करी, और क्या हमेशा सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट रहे या फिर कोऑपरेशन भी रहे इन दोनों कंट्रीज के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट इन्वॉल्व्ड इन इशू रिलेटेड टू कश्मीर। तो हम सबको पता है कि कश्मीर जो है पाकिस्तान मांग कर रहा था। पाकिस्तान जब बन रहा था तो पाकिस्तान ने मांग क्या करी थी? पाकिस्तान ने मांग करा था कि भैया हम लोग क्या है, हम लोग पी से हम लोगों को पंजाब चाहिए, ए से अफगानिस्तान चाहिए, के से कश्मीर चाहिए, IS सिंध का उल्टा बताया इन लोगों ने, और तान से इनको चाहिए था क्या? बलूचिस्तान। तो ये सारी की सारी चीजों के बारे में बात कर रहे थे ये लोग कि कश्मीर जो है इनका है, कश्मीर इनको चाहिए था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और 1947-48 में वॉर भी हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान की कश्मीर इशू के ऊपर। ये क्या बोल रहा है? आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट इन्वॉल्व्ड इन इशू रिलेटेड टू कश्मीर। इट लेड टू वॉर्स इन 1947-48 एंड इन 1965 व्हिच फेल्ड टू सेटल द मैटर। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ये 1947-48 में वॉर हो जाती है। 1947-48 में जो वॉर होती है, इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान हम लोगों से ये वाला हिस्सा जो है वो छीन लेता है। ये क्या है? ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और जिसको हम लोग इलीगल कश्मीर बोलते हैं हम लोग, लेकिन पाकिस्तान इसको कहता है कि ये आजाद कश्मीर है, ठीक है। एक तो ये हो गया सिस्टम। दूसरा क्या हुआ, इंडिया यूनाइटेड नेशंस में गए, यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पर सीज फायर करवाया और 1948 से ये लगा लो कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई, LOC बन गई। ये वाला एरिया पाकिस्तान के पास है, ये वाला एरिया इंडिया के पास है, और ये वाला एरिया भी हमारे पास नहीं है, इसको हम लोग अक्सई चीन कहते हैं जो कि चाइना के पास है, ठीक है। तो हमारे पास अगर ढंग से देखा जाए तो यही वाला एरिया है, और ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया चाइना ने पाकिस्तान को दिया है, ठीक है। तो 1947-48 में लड़ाई हुई हमारी कश्मीर के मैटर पे। 1965 में दोबारा से लड़ाई होती है इंडिया पाकिस्तान की, और 1966 में, जैसे कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था ताशकंद एग्रीमेंट के बारे में, तो ताशकंद एग्रीमेंट होता है, लेकिन ताशकंद एग्रीमेंट में भी हम लोग कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं कर पाते। इनफैक्ट 1971 में जो लड़ाई होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसमें भी हम लोग इंडिया जीतता है ये वाला वॉर, 1971 वाला वॉर, बांग्लादेश क्राइसिस वाला वॉर, जिसमें बांग्लादेश बनाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि 1972 में, जो 1971 के वॉर के जस्ट बाद शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी या शिमला मीटिंग हुई थी या शिमला एग्रीमेंट हुआ था, शिमला एग्रीमेंट में भी कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व नहीं कर पाए हम लोग, ना इंडिया ना पाकिस्तान, ठीक है। इस शिमला एग्रीमेंट के टाइम पीरियड में इंदिरा गांधी इंडिया की तरफ से थी, पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो जैब वो थे, ठीक है। तो क्या पता चल रहा है हम लोगों को कि कश्मीर बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या कश्मीर सिर्फ मुद्दा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? ऐसा नहीं है।
इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट ही कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। देखेंगे क्या क्या है, धीरे धीरे देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बता रहा है। इन 1971 इंडिया वन अ डिसिसिव वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान बट द कश्मीर इशू रिमेन अनसेटल्ड। 1971 में हम लोगों ने वॉर जीता पाकिस्तान के अगेंस्ट में, लेकिन कश्मीर का इशू यहाँ पर भी सेटल नहीं हो पाया। इंडियाज कन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान इज ऑल्सो ओवर स्ट्रेटेजिक इशूज लाइक द कंट्रोल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर एंड ओवर एक्विजिशन ऑफ आर्म्स। अब ये क्या बोल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और क्या इशू है। यहाँ पर एक हमारे पास एक जगह है जिसको हम लोग कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर। क्या कहते हैं? सियाचिन ग्लेशियर। और ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, इट इज द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कैसा एरिया है? बर्फीला एरिया, ठीक है। कैसा एरिया है? डेजर्ट वाला एरिया। कैसा एरिया है? एक बहुत बड़ी पीक है, उसके ऊपर लड़ाई चल रही है। सियाचिन ग्लेशियर इंडिया कंट्रोल करेगा या पाकिस्तान कंट्रोल करेगा, कुछ फायदा नहीं है इस एरिया का, बस एरिया नहीं देना, इंडिया को भी नहीं देना और पाकिस्तान को भी नहीं देना। हालांकि इंडिया ने छीन लिया इसको, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर लड़ाई होती है, और सियाचिन ग्लेशियर किसके कंट्रोल में है? इंडिया के कंट्रोल में है कंप्लीटली। तो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर भी लड़ाई होती है। एक्विजिशन ऑफ आर्म्स के ऊपर भी लड़ाई होती है। एक्विजिशन ऑफ आर्म्स का मतलब क्या? एक्विजिशन ऑफ आर्म्स का मतलब है इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है, 1998 में बना, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, 1998 में बना। दोनों के दोनों मई 1998 में न्यूक्लियर पावर बनते हैं, और एक्विजिशन ऑफ आर्म्स के भी क्या है? प्रॉब्लम चल रही है, आगे ना। और बाई चांस इन दोनों के बीच में अगर लड़ाई हो गई और दोनों ने क्या कर दिया, एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स का अटैक कर दिया, तो नुकसान तो नहीं है। पाकिस्तान तो वैसे ही बर्बाद है, ठीक है, तो उसको तो क्या ही नुकसान होगा, लेकिन इंडिया जो कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। आगे आते हैं, क्या बता रहा है आगे। इन 1998 इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन पोखरन। तो इंडिया ने, ये पेपर में आता है, इंडिया ने सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था? तो इंडिया ने सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में किया था, पोखरन में ही किया था, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। 1998 में इंडिया पोखरन में ही, मई 1998 में पोखरन में ही, या पोखरन 2 बोला जाता है इसको, पोखरन 2। पोखरन कहाँ पर है? राजस्थान में। हम लोगों ने किया, और हम लोग क्या बन के? हम लोग न्यूक्लियर पावर बन के। दो इंपॉर्टेंट चीज हो गई। आगे आते, आगे देखिए क्या बता रहा है। पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड विद इन अ फ्यू डेज बाय कैरिंग आउट न्यूक्लियर टेस्ट इन छगाई हिल्स, ठीक है। अब छगाई हिल्स कहाँ पर है वो भी समझते हैं हम लोग। ये देखो, ये हमारा क्या है? ये हमारा राजस्थान है मान लो, और राजस्थान पाकिस्तान के बॉर्डर पे ही पोखरन पड़ता है, और पोखरन में हम लोगों ने क्या करा था? न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ये पाकिस्तान है मान लो, पाकिस्तान का यहाँ पर छगाई हिल्स पड़ता है। क्या पड़ता है? छगाई हिल्स। और छगाई हिल्स में मई 1998 में ही पाकिस्तान भी क्या बन गया? मई 1998 में ही पाकिस्तान भी बन गया न्यूक्लियर पावर। तो दो न्यूक्लियर पावर वाली कंट्रीज एक दूसरे के साथ हमेशा कंफ्लिक्ट में रहना ये अच्छी बात नहीं है, आगे ना। और एक दूसरे के साथ लड़ाई हो गई बाई चांस, बहुत खतरनाक वाली लड़ाई हो गई, तो न्यूक्लियर पावर्स का बाई चांस दोनों ने इस्तेमाल कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो हैव हैड प्रॉब्लम्स ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स ऑफ इंदस। तो इंदस वाटर्स ट्रीटी के बारे में हम लोगों ने सुना है, इंदस वाटर्स ट्रीटी। और इंदस वाटर्स ट्रीटी में हमारे पास टोटल 6 रिवर्स है। एक इंदस खुद है, एक चेनाब है, एक हमारे पास झेलम है, रावी है, बीस है, सतलज है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 रिवर्स है, ठीक है। इसमें से 3 वेस्टर्न रिवर्स है, और 3 इसमें क्या है? ईस्टर्न रिवर्स है, ठीक है। जो 3 ईस्टर्न रिवर्स है, ये तो कंप्लीटली दे दी गई है किसको? इंडिया को। और जो वेस्टर्न रिवर्स है, इसका 80% पानी यूज करता है पाकिस्तान, और 20% पानी यूज करता है इंडिया, ठीक है। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स में इसको क्या करा गया? बांटा गया। लेकिन याद रखना कि वेस्टर्न रिवर्स जो है, यहाँ पे पानी का फ्लो, पानी का वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न रिवर्स। तो इंडिया कहता है कि ये क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर नहीं है, और हम लोगों को भी पानी की जरूरत है। पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वाटर बेसिन है, एक ही बड़ी रिवर है जिसका नाम इंदस रिवर है, ठीक है। तो इंदस वाटर्स ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, बार बार लड़ते थे ये लोग इंदस वाटर्स के लिए। तो इंदस वाटर्स ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में, 1960 में, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या था इसमें? क्वेश्चन ये आता है, एक तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कब हुई थी, तो 1960 में हुआ था। कौन से लीडर्स थे इसमें? तो हम लोगों ने देखा था कि 1956 में कौन आ गया था? अयूब खान आ गया था। तो 1960 में इंदस वाटर्स ट्रीटी के टाइम पीरियड में अयूब खान, या जनरल अयूब खान, क्या है? जनरल अयूब खान, ये लीडर है पाकिस्तान की तरफ से। और इंडिया की तरफ से ऑफ कोर्स कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर है? बहुत सारी लड़ाई हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1947-48, उसके बाद 1965, 1971, 1990, 1998, 1999। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंदस वाटर्स ट्रीटी कभी नहीं छूटी, कभी टूटी नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है, एक कोऑपरेशन वाली चीज देख सकते हो कि कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन ये वाली ट्रीटी जो है टूटती नहीं है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि इस ट्रीटी में मीडिएशन किसने करवाया था? तो इस ट्रीटी में मीडिएशन जो है वो करवाया था वर्ल्ड बैंक ने। किसने करवाया था? वर्ल्ड बैंक ने।
तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द मीडिएटर ड्यूरिंग द इंडस वाटर ट्रीटी, वर्ल्ड बैंक। हु इज द गारंटर ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, कौन है, वर्ल्ड बैंक। क्लियर है, यही बताएगा ये आगे। देखिए, द टू कंट्रीज आर नॉट इन एग्रीमेंट ओवर द डिमार्केशन लाइंस इन सरक्रिक इन रन ऑफ कच्छ। तो इंडस वाटर ट्रीटी का तो समझ में आ गया हम लोगों को। रन ऑफ कच्छ वाला क्या सीन है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो गुजरात वाला इलाका है ये रन ऑफ कच्छ है, ये पाकिस्तान है, और यहाँ पर बीच में एक रिवर वाटर बॉडी है जिसको हम लोग सर क्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सर क्रिक। ये सर क्रिक जो है दलदली एरिया है, ठीक है, दलदली एरिया है ना, मार्शल लैंड है टाइप, कैसे मार्शी लैंड है टाइप्स, है ना, और इसके ऊपर भी पाकिस्तान और इंडिया लड़ते हैं। ठीक है, क्या लड़ते हैं, पाकिस्तान कहता है वैसे तो जो बाउंड्री है इसकी ये ऐसी है, ठीक है, आधी पाकिस्तान के पास आधी इंडिया के पास, बहुत बड़ा इशू नहीं है लेकिन लड़ाई का इशू जरूर है। ठीक है, पाकिस्तान कहता है कि नहीं सर क्रिक पूरा की पूरा हमारा है, इंडिया कहता है कि अगर तू पूरा लेना चाहेगा फिर हम पूरा ले लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि सर इंडिया को क्या फर्क पड़ रहा है, दे दे उसको, है ना। तो सीन ऐसा है कि अगर पाकिस्तान के पास यहाँ तक का पूरा सर क्रिक वाला एरिया आ जाएगा तो इसकी मेरीटाइम बाउंड्री बढ़ जाएगी, है कि ना। तो ये क्या कर सकेगा, अरेबियन सी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल, ज़्यादा से ज़्यादा फिशिंग वगैरह कर पाएगा। ठीक है, और हम लोगों को एरिया वहाँ पर अरेबियन सी में कम मिलेगा। इसी वजह से सर क्रिक जो है ये भी इशू है। तो सर क्रिक वाला इशू है, कश्मीर वाला इशू है, सियाचिन ग्लेशियर वाला इशू है, और किसका, इंडस वाटर्स का इशू है। तो ये चार इशू तो हम लोगों ने देखी है। ठीक है, आगे आते हैं। इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स, ये बोल रहा है इंडिया और इंडिया के बाकी नेबर्स के साथ कैसे कैसे रिलेशन है इसके, उसके बारे में जरा देखते हैं हम लोग। देखिए जरा क्या बता रहा है। इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स, द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश हैव हैड डिफरेंसेस ओवर सेवरल इश्यूज इंक्लूडिंग द शेयरिंग ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर्स। ये बोल रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इंपॉर्टेंट इशूज क्या क्या है। एक तो है माइग्रेशन का इशू, या हम लोग माइग्रेशन बोलने से अच्छा बोले इलीगल माइग्रेशन का इशू है। इंडिया हमेशा इल्ज़ाम लगाता है किसके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर, कि भैया तुम्हारे लोग जो है वो घुस घुस के इंडिया में आते हैं। ठीक है, और हम जब कंप्लेंट करते हैं कि भैया तुम्हारे लोग हमारे कंट्री में आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ की गवर्नमेंट जो है, बांग्लादेशी गवर्नमेंट कहती है कि भैया हमारे लोग नहीं है, रखो। ठीक है, तो बांग्लादेशी गवर्नमेंट कभी मानती ही नहीं है कि इलीगल माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो एक इशू तो हमारे पास ये है। दूसरा क्या है, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों रिवर्स ऐसी है जो कि इंडिया से फ्लो होकर बांग्लादेश में जाती है, इंडिया से फ्लो होकर बांग्लादेश में जाती है। तो शेयरिंग ऑफ वाटर रिवर्स, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स, इसका भी क्या है, इशू चल रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, प्लस इंडिया और क्या इल्जाम लगाता है, इंडिया इल्जाम लगाता है कि एक कुछ रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट लोग है, पीपल है या ग्रुप्स है, कहां पर, बांग्लादेश में, जो कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज करने की कोशिश करते हैं, इंडिया कहता है कि भैया ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ, सॉरी, बांग्लादेश कहता है कि ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जबकि ऐसा है। तो तीन चीजें तो ये हो गई। प्लस बांग्लादेश को क्या प्रॉब्लम है, बांग्लादेश को एक तो प्रॉब्लम है वही रिवर वाटर्स वाली। दूसरी चीज, इनका एक एरिया है जिसका नाम है चिट्टागोंग। ठीक है, चिट्टागोंग हिल्स वाला एरिया है, चिट्टागोंग का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, चिट्टागोंग वाला एरिया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मुस्लिम्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, बार बार अपराइजिंग वगैरह होती है। तो ये इल्ज़ाम लगाता है किस पे, बांग्लादेश इल्ज़ाम लगाता है इंडिया पे कि भैया देखो ऐसा है, ये जो चिट्टागोंग हिल्स वाले जो एरियाज है और यहाँ पर जो ट्राइब्स वगैरह रहती है, जो हिंदू पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, इनको इंडिया भड़काता है ताकि ये क्या हो जाए, ये वाला एरिया इंडिया से अलग हो जाए। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, प्लस बांग्लादेश क्या कहता है, बांग्लादेश कहता है कि इंडिया जो है बुली की तरह काम करता है। साउथ एशिया में इंडिया क्या करता है, बुली की तरह काम करता है। बुली का मतलब क्या, इंडिया जो है जियान की तरह काम करता है। जियान पता है ना, नोबिता वाला जियान। ठीक है, उसकी तरह काम करता है, अपनी मनवाता है साउथ एशिया में। ठीक है, अच्छा, इंडिया वालों को एक और इशू है। इंडिया ने क्या कहा, इंडिया ने कहा इसको, किसको, बांग्लादेश को, कि तेरे पास कुछ अच्छा, एक और इशू है इंडिया का, देखो ये इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया का क्या है, साउथ ईस्ट एशिया है। ठीक है, और इंडिया का जो मेन एरिया है, ये वाला मेन एरिया, ठीक है, इंडिया को यहाँ से यहाँ जाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इंडिया का ये वाला एरिया सिर्फ और सिर्फ 22 किलोमीटर्स के छोटी से पट्टी के साथ जुड़ा हुआ है। और ये वाला जो एरिया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं उसको, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ 22 किलोमीटर्स का एरिया। तो यहाँ पर
नॉर्थ ईस्ट को एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। तो हमने क्या कहा, हमने कहा बांग्लादेश को कि भैया तू हमें ना यहाँ से जगह दे दे और क्या कर दे, हमें नॉर्थ ईस्ट में जाने का एक्सेस दे दे। तो ये मना कर देता है, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश जो है इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि जो साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? साउथ ईस्ट एशिया बांग्लादेश के जस्ट आगे से, म्यांमार से, ठीक है। म्यांमार जुड़ा हुआ है बांग्लादेश से भी, म्यांमार, और इसके नीचे पूरा साउथ ईस्ट एशिया आ जाता है। तो ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया जो है, इसके साथ इंडिया कोऑपरेशन करना चाहता है, इंडिया अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहता है, बांग्लादेश भी अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो और इंडिया की दो पॉलिसीज है। पहले इंडिया की पॉलिसी थी लुक ईस्ट पॉलिसी, जो कि कांग्रेस के टाइम पीरियड में आई थी, और बाद में ये पॉलिसी चेंज होकर इंडिया की क्या एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में आई 2014 के बाद से, ठीक है। तो इसके लिए बांग्लादेश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, एक एरिया है। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि कोऑपरेशन नहीं है, इंडिया और बांग्लादेश की कभी लड़ाई नहीं हुई है, इंडिया ने बांग्लादेश बनाने में बांग्लादेश की हेल्प भी करी है, ठीक है। लेकिन कुछ इश्यूज है, अब पड़ोसी है तो इश्यूज तो होंगे, यही बता रहा है। द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश हैव डिफरेंसेस ओवर सेवरल इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज पर क्या है कॉन्फ्लिक्ट्स है इंडिया और बांग्लादेश की, इंक्लूडिंग द शेयरिंग ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर की शेयरिंग का जो इशू है वो ये लोग फरक्का ट्रीटी से सॉल्व करेंगे। कौन से ट्रीटी से? फरक्का ट्रीटी से, ठीक है, करेंगे। इसके बारे में हम लोग आगे आ ही रहा होगा ये। आइए देखते क्या बता रहा है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन अनहैप्पी विद बांग्लादेश डिनायल ऑफ इलीगल माइग्रेशन। तो बांग्लादेश सीधा बोलता है कि भैया हमारे यहाँ से कोई इलीगल माइग्रेशन नहीं हो रहा टू इंडिया। इट्स सपोर्ट फॉर एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स, बांग्लादेश रिफ्यूजल टू अलाउ इंडियन ट्रूप्स टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड इट्स डिसीजन नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया। अच्छा, ये भी है क्या चीज? ये रहा क्या? बांग्लादेश, ठीक है, ये इंडिया। इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है कि भैया तेरे पास ना नेचुरल गैसेस है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, तो तू अपने नेचुरल गैसेस, नेचुरल रिसोर्सेज हमें क्या कर दे, एक्सपोर्ट कर दे, हमें दे दे। बांग्लादेश कहता है मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि भैया तेरी नजर इसी पे है, मेरे नेचुरल गैस पे, ठीक है, मैं किसी और को एक्सपोर्ट कर दूंगा लेकिन तुझे एक्सपोर्ट नहीं करूंगा। अच्छा, फिर हम लोग कहते हैं कि भैया म्यांमार के पास है, म्यांमार से लेने के लिए तो क्या कर दे, कम से कम जगह तो दे दे, पैसेज तो दे दे, तो ये उससे भी मना करता है, ठीक है। और इंडियन ट्रूप्स को नॉर्थ ईस्ट जाने नहीं देता, ये कहता है कि भैया तुम्हारे अपने एरिया से जाओ, ठीक है। बांग्लादेश क्यों मना करता है? बांग्लादेश कहता है कि भैया सिक्योरिटी इशू है, हम तुम्हें बीच में से जगह दे देंगे तो हमारी सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी, ये वाला। तो ये सारे के सारे जो है बांग्लादेश के और इंडिया के इश्यूज है आपस में। आगे आते हैं, नेपाल एंड इंडिया एंजॉय अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप। ये बोल रहा है कि इंडिया की और नेपाल की बात करें तो इंडिया की और नेपाल की दोस्ती जो है बहुत पुरानी है और बहुत अच्छी रही है हमेशा से, ठीक है। प्लस इंडिया और नेपाल के बीच में एग्रीमेंट हुआ है जिसके थ्रू नेपाल वाले लोग इंडिया में आ सकते हैं, इंडिया वाले लोग नेपाल में जा सकते हैं विदाउट वीजा, विदाउट पासपोर्ट्स, आगे ना, घूमने जा सकते हैं, जॉब्स करने के लिए जा सकते हैं, बिजनेस करने के लिए जा सकते हैं, उनके लोग हमारे यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, हमारे लोग उनके यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। इनफैक्ट गोरखा रेजिमेंट जो है उसमें नेपाल के बहुत सारे लोग हमारे इंडियन आर्मी में भी सर्व करते हैं, ठीक है। Nepal and India enjoy a very special relationship. A treaty between the two countries allows the citizens of the two countries to travel to and work in the other country without visas and passports. ये बोल रहा है कि बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के एजुकेशन के लिए, वर्क के लिए, घूमने के लिए, टूरिज्म के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों कंट्रीज के लोग एक दूसरे के कंट्रीज में आ जा सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। एरिया सच एज ट्रेड, scientific cooperation, common natural resources, electricity generation and interlocking water management grids hold the two countries together but there are some differences too। और ये क्या बोल रहा है? ट्रेड के ऊपर कोऑपरेशन कर रखा है हम लोगों ने, साइंटिफिक कोऑपरेशन कर रखा है, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर क्या कर रखा है, एग्रीमेंट कर रखे हैं हम लोगों ने। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बारे में सुनो। नेपाल के कुछ एरियाज जहाँ पर नेपाल की गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती है वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, और इंडिया के कुछ एरियाज जहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती है वहाँ पर नेपाल की गवर्नमेंट क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो उन्हीं सारी की चीज़ों के बारे में बता रहा है। प्लस इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट भी दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ करते हैं। प्लस नेपाल जो है एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, नेपाल क्या है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसके पास ऊपर से भी समंदर का एक्सेस नहीं है, इधर से भी नहीं है, इधर से भी नहीं है, इधर से नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से ज़मीन है। तो नेपाल को जब भी बे ऑफ बंगाल का एक्सेस चाहिए तो ये इंडिया के थ्रू ही जाता है, तो इस वजह से इंडिया का और नेपाल का कोऑपरेशन भी अच्छा है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे नेपाल को लगता है कि इंडिया जो है वो इसके इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत टांग अड़ाता है, इसके इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या करता है, बहुत टांग अड़ाता है। और क्योंकि इंडिया और नेपाल इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत करते हैं, ट्रेड भी बहुत करते हैं, तो नेपाल का कहना है कि इंडिया ट्रेड को एक वेपन की तरह यूज करता है
हमारी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, हमारी पॉलिटिक्स को क्या करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए। प्लस इंडिया को क्या प्रॉब्लम है नेपाल से, इंडिया को नेपाल से प्रॉब्लम यह है कि नेपाल की और चाइना की अच्छी बनती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या क्या है, खतरा है कि नेपाल क्या ना दे दे, नेपाल का एक्सेस ना दे दे और डायरेक्टली इंडिया और चाइना की लड़ाई वगैरह ना हो। क्लियर है। तो कुछ इश्यूज है जिसके ऊपर लड़ाई भी होती है, लेकिन कुछ लड़ाई का मतलब ये नहीं कि वॉर हो रही है ना, मतलब तू में हो जाती है, लेकिन कुछ इश्यूज है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कोऑपरेशन है। नेपाल के केस में देखे तो कोऑपरेशन ज्यादा है, बांग्लादेश के केस में भी देखे तो कोऑपरेशन ज्यादा है, कन्फ्लिक्ट्स कम। क्लियर। आ गया। इंडिया हैज स्टॉप्ड इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल एंड एथनिक अफेयर्स ऑफ श्रीलंका सिंस 1987। तो ये क्या बोल रहा है, इंडिया और श्रीलंका की बात करें अगर हम लोग, तो इंडिया और श्रीलंका इनकी दोस्ती शुरू से अच्छी रही है। प्लस 1987 में हम लोगों ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेज दिया था, इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड कर दिया था 1987 में, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 1989 में हम लोगों ने IPKF को वापस बुला लिया, लेकिन 1987 के बाद से श्रीलंका के इंटरनल अफेयर्स में हम लोग नहीं पड़े, ठीक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं 1991 में राजीव गांधी जी की डेथ भी हो जाती है। तो उसके बाद से हम लोगों ने कहा कि भैया श्रीलंका एक अलग कंट्री है, श्रीलंका के अलग लोग हैं, ठीक है, और श्रीलंका की गवर्नमेंट जो चाहे वहां पर कर सकती है, उनके सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बोथ द कंट्रीज शेयर अ साउंड रिलेशनशिप नाउ, और दोनों की कंट्रीज के बीच में अच्छा रिलेशनशिप है। बोथ हैव साइंड द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और दोनों ने क्या कर रखा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, यानी कि दोनों के दोनों बहुत कम टैरिफ पे, बहुत कम कस्टम ड्यूटी पे, बहुत कम टैक्स लगाकर ट्रेड करते हैं आपस में। इंडिया सपोर्टेड श्रीलंका एट द टाइम ऑफ सुनामी, और जब सुनामी आई थी श्रीलंका में, कब आई थी आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे, लेकिन ये क्या बोल रहा है, जब श्रीलंका में सुनामी आई थी तो इंडिया ने क्या करा था, इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी वहाँ पर, उनके रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्ट्रक्चरिंग हो या फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग हो, तो इंडिया ने बहुत हेल्प करी थी इनकी। इंडिया एंजॉयज अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद भूटान टू, और ये कह रहा है कि भूटान से भी इंडिया का रिलेशन जो है बहुत अच्छा है। भूटान के साथ कैसे अच्छा रिलेशन है, भूटान एक हिमालयन किंगडम है, ठीक है। मैंने कहा था आप लोगों की भूटान के बारे में जब भी क्वेश्चन आए और अगर हिमालयन किंगडम के बारे में पूछा हो तो भूटान आंसर आएगा उसका। हिमालयन किंगडम है, यहाँ पर क्या थी, मोनार्की थी, ठीक है, और यहाँ के मोनार्क ने या यहाँ के राजा ने खुद ही यहाँ पर डेमोक्रेसी लाई है, ऐसा ही हुआ है, ठीक है। लेकिन भूटान ने कैसे हेल्प करी है हमारी, भूटान ने कुछ इस तरीके से हेल्प करी है। होता क्या था, पाकिस्तान क्या करता था, पाकिस्तान ये चाइना जाता था, चाइना के थ्रू नेपाल आता था, और नेपाल के थ्रू, क्योंकि नेपाल से फ्री पैसेज है, यहाँ पर नेपाली आधार कार्ड वगैरह बनाते थे ये लोग, और यहाँ से अंदर घुस जाते थे। अंदर घुसने के बाद नॉर्थ ईस्ट वाले जो नागा ट्राइब्स है, जो मिजोरम वाली ट्राइब्स है, इनको उकसाते थे कि भैया सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट करो, है ना, अलग होने की बात करो, कहाँ से, इंडिया से, ठीक है, दंगे वगैरह करवाने की कोशिश करते थे, और फिर बाद में जाकर या तो बांग्लादेश में छुप जाते थे या तो भूटान में छुप जाते थे। जैसे ही भूटान के मोनार्क को पता चलता है कि भैया ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज वाले लोग आकर यहाँ पर भूटान में क्या कर रहे, ठहर रहे, जिसने फटाफट से कॉल लगा दिया इंडियन गवर्नमेंट को कि भैया ये यहाँ पर छुपे हुए, फटाफट से आ जाओ और यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर इनको संभालो, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट जाती है और इंडियन गवर्नमेंट पिटाई करती है, इनको उठा के जेल में डालती है, इंडिया और भूटान के रिलेशन और अच्छे हो जाते हैं। प्लस भूटान का एक एरिया है डोकलाम, तो डोकलाम इशू हुआ था, यानी कि चाइना क्या कर रहा था, चाइना डोकलाम के ऊपर अटैक कर रहा था, ठीक है, डोकलाम के आसपास सेटलमेंट वगैरह कर रहा था, ठीक है, और पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था डोकलाम को छीनने की भूटान से, ठीक है। भूटान क्या करता है, अपने बड़े भैया को फोन करता है ना, किसको, इंडिया बाबू आ जाइए भैया जी, ठीक है, क्या हो रहा है, चाइना अटैक कर रहा है, इंडिया की आर्मी आती है, चाइना की आर्मी पीछे चली जाती है, डोकलाम बच जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इंडिया का और भूटान के इश्यूज नहीं है, सिर्फ कोऑपरेशन ही है आपस में, ठीक है। इंडिया की और भूटान की बहुत अच्छी बनती है। बुद्धिज्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा है भूटान में, मॉन्क्स वाला एरिया है, कभी नहीं सुनोगे कि लड़ाई वगैरह इन लोगों ने करी है, ठीक है। आगे द एफर्ट्स मेड बाय द भूटानीज मोनार्क टू वीड आउट द गुरिल्लाज एंड मिलिटेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया दैट ऑपरेट इन हिज कंट्री हैव बीन हेल्पफुल टू इंडिया। वही बात बता रहा है ये जो मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है, कि भूटान में क्या करते थे, लोग आके रुक जाते थे, एंटी इंडिया एक्टिविटीज वगैरह करते थे, और नॉर्थ ईस्ट में भी ये लोग थे, तो उन सबको उखाड़ के फेंकने में भूटान के राजा ने बहुत ज्यादा हेल्प करी इंडिया की। आगे आते हैं, इंडियन मालदीव्स ऑल्सो हैव अ गुड रिलेशनशिप। तो मालदीव्स को तो इंडिया ने अडॉप्ट ही कर रखा है एक तरीके से, लगा लो, ठीक है। मालदीव्स का टूरिज्म इंडिया खुद प्रमोट करता है। मालदीव्स बहुत खूबसूरत कंट्री है ना, और इंडिया की पड़ोसी भी है, मेरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया और, मेरीटाइम बॉर्डर मतलब वाटर बॉर्डर्स, ठीक है, इंडिया और मालदीव्स, ठीक है। मालदीव्स के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कि 1968 तक ये क्या रहेगा, 1968 तक ये एक सल्तनत रहेगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, प्रेसिडेंशियल
फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आ जाएगी। मालदीव्स की कैपिटल क्या है, आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। इंडियन मालदीव्स हैव also have a good relationship. India had provided military support to Maldives in 1969 when a mercenary Tamil soldier from Sri Lanka attacked Maldives. तो हुआ क्या था, मालदीव्स में एक बंदा था जो कि बहुत ज़्यादा पैसे वाला था, ठीक है, और अब्दुल मुतफ़ी नाम था उसका। क्या नाम था? अब्दुल मुतफ़ी। मतलब ये लगा लो अब्दुल मुतफ़ी जो है ही वॉज लाइक अंबानी ऑफ मालदीव्स, मालदीव्स का अंबानी था। और इसको क्या चाहिए था, इसको सारी की सारी मालदीव्स की पावर इसके हाथ में चाहिए थी। ये सबसे ज़्यादा पैसे वाला बंदा था। इसने क्या करा, इसने श्रीलंका से मालदीव्स यही पड़ता है, ठीक है, तो श्रीलंका से इसने मर्सनरीज बुलवाए। मर्सनरीज का मतलब क्या, मिलिटेंट्स बुलवाए, और वो LTTE वाले लोग थे, ठीक है, उनको बुलाया। और उनको बुलाकर क्या बोला, उनको बुलाकर बोला कि भैया तुम क्या करो, तुम यहाँ पर अटैक करो, ठीक है, यहाँ का जो प्रेसिडेंट वगैरह है इसको उठा के जेल में डालो, और सारी की सारी पावर मेरे पास हाथ में आएगी। यानी कि कूप करने की बात करी, कूप कर दो, ठीक है, जबरदस्ती पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश करी इसने। लेकिन हुआ क्या, मालदीव्स ने कॉल मिलाया किसको, इंडिया को। इंडिया की नेवी एयरफोर्स आई और उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये जो शिप्स आ रही थी श्रीलंका से इनको रोका, ठीक है, इनको उठा के जेल में डाला और क्या करा, मालदीव्स को बचा लिया, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि इंडिया ने क्या करा, तमिल सोल्जर्स, जो मर्सनरी तमिल सोल्जर्स थे जो श्रीलंका से आ रहे थे अटैक करने के लिए मालदीव्स पे, तो मालदीव्स को इस अटैक से बचाया था। क्लियर है? तो मतलब साउथ एशिया में इंडिया को सब लोग मानते हैं, प्लस इंडिया एज अ बुली भी काम करता है, प्लस इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है इस वजह से क्योंकि इंडिया लगभग सबके साथ, साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज है लगभग सबके साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है? आ गया है? चलिए आगे आते हैं। नेपाल एंड भूटान एज वेल एज बांग्लादेश एंड म्यांमार have had disagreements in the past over the migration of ethnic Nepalis into Bhutan and Rohingyas into Myanmar respectively। ये बोल रहा है कि नेपाल और भूटान के बीच में भी क्या है, अलग अलग प्रॉब्लम्स है, म्यांमार और भूटान के बीच में भी अलग अलग प्रॉब्लम्स है, ठीक है। Have had disagreements in the past over the migration of ethnic Nepalis into Bhutan and Rohingyas into Myanmar। तो ये क्या बोल रहा है, भूटान वाले कहते हैं कि भैया ये नेपालीज जो है इंडिया के रास्ते से भूटान में घुस जाते हैं, नेपाल वाले लोग जो है वो क्या करते हैं, इंडिया के रास्ते से भूटान में घुसते हैं। प्लस बांग्लादेश क्या कह रहा है, बांग्लादेश कह रहा है कि रोहिंग्या मुस्लिम्स जिनको मारा जा रहा था, कहाँ पर, म्यांमार में, है ना, रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार में जो लोग रह रहे थे, अगर मैं बना के दिखाऊं आप लोगों को तो ये बन गया हमारा इंडिया, ये रहा म्यांमार और ये रहा बांग्लादेश। तो यहाँ पर ना एक रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार है, रखाइन स्टेट। तो यहाँ पर मुस्लिम्स रहते थे, ठीक है, और यहाँ पर मुसलमानों को क्या कर दिया गया था, मारा गया था, रोहिंग्या मुस्लिम्स कहते थे इनको, और इन रोहिंग्या मुस्लिम्स को मारा गया था। और ये रोहिंग्या मुस्लिम्स क्या करने लग गए, माइग्रेट होकर कहाँ पे आने लग गए, बांग्लादेश में आने लग गए। बांग्लादेश की पॉपुलेशन डेंसिटी वैसे ही ज़्यादा है, बांग्लादेश के पास बहुत ज़्यादा रेफ्यूजीज हो गए, तो बांग्लादेश बार बार कहता है कि भैया अपने लोगों को वापस ले लो, म्यांमार वापस नहीं ले रहा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्या करती है आपस में। तो ऐसा नहीं है कि इन सारी कंट्रीज को इंडिया के साथ ही प्रॉब्लम है, इन लोगों के आपस में भी क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती है। बांग्लादेश एंड नेपाल have had some differences over the future of the Himalayan river waters। बांग्लादेश और नेपाल को भी वाटर शेयरिंग के इश्यूज है, ठीक है, गंगा रिवर आती है और क्या, और थोड़ी बहुत छोटी छोटी जो रिवर्स है जो फ्लो करती है बांग्लादेश में, तो उसके ऊपर बांग्लादेश के और नेपाल के भी क्या होते हैं, कुछ कुछ इश्यूज होते रहते हैं। पीस एंड कोऑपरेशन की बात करते हैं, क्या लड़ाई होती है या पीस एंड कोऑपरेशन भी है सारी की सारी साउथ एशियन कंट्रीज में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कन्फ्लिक्ट्स ही है, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं जब ये लोग आपस में मिलते भी है ना, जैसे हम लोग शोएब अख्तर की और वीरेंद्र सहवाग की फोटो दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, तो कोऑपरेशन भी रहता है। ये देखो वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को उकसाते हैं यहाँ पर, ठीक है, और कहते हैं कि भैया हम ज़्यादा पावरफुल है, तुम ज़्यादा पावरफुल है, ये वाली बात चलती रहती है, ठीक है। ये देखो इंडिया के और पाकिस्तान के सोशल एक्टिविस्ट इकट्ठा मिलकर काम करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, देखो क्या बोल रहा है, द टू कार्टून्स, वन फ्रॉम इंडिया एंड अदर फ्रॉम पाकिस्तान, इंटरप्रेट द रोल ऑफ टू की प्लेयर्स हु आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द रीजन। डू यू नोटिस एनी कॉमनलिटी बिटवीन द पर्सपेक्टिव। देखो ये क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी है और ये चाइना का प्रेसिडेंट है जिसका नाम है हु, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में कोऑपरेशन करने की बात कर रहे हैं, हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे परवेज मुशर्रफ दिखा रखा है जो क्या बोल रहा है, हे मिस्टर हु, ट्रेड, कॉमर्स, इकोनॉमी, व्हाई डोंट यू जस्ट स्टिक टू कोर इश्यूज विद इंडिया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आग लगा रहा है पीछे से कि भैया ये ट्रेड, कॉमर्स, कोऑपरेशन, इकोनॉमी, क्या बातें कर रहे हो तुम, है ना, इसको बोल कश्मीर देने के लिए, इसको बोल कि मैंने तेरा अक्सर चीन वाला एरिया छीन लिया है और तेरा मैं क्या करूंगा, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया भी छीनूंगा, ठीक है। मतलब इसको उकसा रहा है पीछे से, ये वाला सिस्टम। दूसरी तरफ हम लोग क्या देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ हम लोग देखने को मिल रहा है कि दो
कंट्रीज जो है आपस में लड़ रही है, और ये वाला बोल रहा है कि तेरी गलती है, ये वाला बोल रहा है कि तेरी गलती है, दोनों बोल रहे हैं कि मेरा मेरा पॉइंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंट ये वाला कार्टून है, पेपर में आता है। आगे, पीस एंड कोऑपरेशन। The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) is a major regional initiative by the South Asian states to evolve cooperation through multilateral means, which began in 1985. SAARC के बारे में आता है। SAARC क्या है? SAARC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसने बनाई है? जो कि बनाई है साउथ एशियन कंट्रीज ने। और कब बनाई है? ये साउथ एशियन कंट्रीज ने बनाई है कोऑपरेशन के लिए, इकोनॉमी के लिए, पीस के लिए 1985। कितने कंट्रीज इसमें? 7 कंट्रीज थे इसमें। 2009 में, 2007 में इसमें एक और कंट्री आ जाएगी जिसका नाम था अफगानिस्तान। 2007 में इसके साथ अफगानिस्तान जुड़ जाएगी। 1985 में स्टार्ट होती है। इसकी जो फर्स्ट समिट होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है, वो होती है ढाका में। कहाँ पे होती है? ढाका में। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सार्क जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो सार्क का हेडक्वार्टर जो है वो है काठमांडू में। कहाँ पर है? काठमांडू। क्लियर? ठीक है। तो ये सारी की सारी बात कर रहा है, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की बात करी जाती है इसमें। सार्क मेंबर्स साइन द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साफ्टा एग्रीमेंट, विच प्रॉमिस द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्री ट्रेड जोन फॉर द होल ऑफ द साउथ एशिया। अब देखो, ये जो सारे के सारे कंट्रीज है, इन लोगों ने 2004 में साफ्टा की बात करी। 2004 में किसकी बात करी इन लोगों ने? साफ्टा की बात करी। साफ्टा के ऊपर साइन करा इन लोगों ने, ठीक है। और बोला गया क्या कि एकदम कम टैक्सेस पर, लो टैरिफ्स पर, लो कस्टम ड्यूटी पर हम लोग क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे सारे के सारे। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करी गई, और इसको लागू करा इन लोगों ने कब? 2006 में फोर्स में लाया। लेकिन सिर्फ नाम का फोर्स में लाया, आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये लोग नहीं करते, क्योंकि इन लोगों का बाकी कंट्रीज का ये मानना है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने से सिर्फ इंडिया को फायदा हो रहा है, बाकी कंट्रीज को फायदा नहीं, ठीक है। और अगर हम लोग क्या करेंगे, इंडिया के मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, तो इंडिया के प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में घुसेंगे और हमारे बाकी प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे? कंपटीशन देंगे, जिसकी वजह से हमारा नुकसान होता जाएगा। प्लस इंडिया क्या करेगा? जैसे नेपाल की पॉलिटिक्स को इंडिया क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है थ्रू ट्रेड। हमारी पॉलिटिक्स को भी इंडिया ट्रेड से क्या करेगा? क्या करेगा? इफेक्ट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। साफ्टा वाज साइंड इन 2004 एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 2006। साफ्टा एम्स एट लोअरिंग ट्रेड टैरिफ्स, और ट्रेड के टैरिफ, ट्रेड के टैक्सेस लो करने में ये क्या करता है? हेल्प करता है साफ्टा। आगे आते। बट सम ऑफ आवर नेबर्स फियर दैट साफ्टा इज अ वे फॉर इंडिया टू इन्वेड देयर मार्केट्स। वही बात है ना, बहुत सारे जो कंट्रीज है आसपास के साउथ एशियन कंट्रीज, वो लोग क्या करते हैं? वो डरते हैं कि इंडिया क्या कर जाएगा? हमारे मार्केटों में घुस जाएगा। एंड टू इन्फ्लुएंस देयर सोसाइटीज एंड पॉलिटिक्स थ्रू कमर्शियल वेंचर्स एंड कमर्शियल प्रेजेंस इन देयर कंट्रीज। और इंडिया क्या करना चाहता है? साफ्टा की मदद से हमारे मार्केट में घुसना चाहता है और हमारी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, हमारी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, ठीक है। और अपने हिसाब की गवर्नमेंट बिठाना चाहता है, जो कि हम लोग होने नहीं देंगे, ठीक है। इस वजह से साफ्टा जो है वो सक्सेसफुल तो नहीं है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आता है कि इसके ऊपर साइन कब करेंगे और फोर्स में कब लाया गया, तो दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस आर ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, देयर हैव बीन अ सीरीज ऑफ एफर्ट्स टू मैनेज टेंशंस एंड बिल्ड पीस। ये बोल रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वायलेंस हुआ है, कन्फ्लिक्ट हुए, लेकिन बहुत सारे कोऑपरेशन भी हुए इन लोगों के बीच में। इन लोगों के बीच में बहुत सारे क्या होते हैं? एग्रीमेंट्स वगैरह भी होते हैं, है कि ना। जैसे हमारे पास कभी प्याज वगैरह की कमी पड़ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं? पाकिस्तान से इंपोर्ट करवाते हैं। पाकिस्तान में बहुत बार क्या होता है? बाढ़ आ जाती है, या फिर पानी का इशू आता है, या फिर कुछ भी होता है, तो इंडिया भी क्या करता है? उनकी हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा इंडिया जो है या पाकिस्तान जो है हमेशा लड़ते रहते हैं आपस में, लेकिन कोऑपरेशन भी बहुत सारे चीज़ों पे ये लोग करते हैं, ठीक है। चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स रिमेन की प्लेयर्स इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है सीयूटी में, कि जो साउथ एशियन पॉलिटिक्स है, इसमें की रोल कौन से दो आउटसाइडर्स निभाते हैं? तो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दोनों की नज़र जो है साउथ एशिया पे है, क्योंकि साउथ एशिया क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? साउथ एशिया पूरा की पूरा डेवलप हो जाएगा। साउथ एशिया बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली आगे बढ़ जाएगा, और ये लोग नहीं चाहते कि ये क्या हो जाए? इकोनॉमिकली ज़्यादा डेवलप हो जाए, स्टेबल रहे, नहीं चाहते। आपस में इनके कोऑपरेशन रहे, नहीं चाहते, ठीक है। वरना ये लोग चाहेंगे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आ जाए, तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी स्टेबल डेमोक्रेसी आएगी, हिलेगी नहीं पॉलिटिक्स यहाँ की। लेकिन ये लोग चाहते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने पास पावर रखना चाहते हैं। प्लस बहुत बड़ा मार्केट भी है साउथ एशिया, चीप लेबर भी है यहाँ, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ कम है लोगों के पास, तो सस्ते सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, है कि ना। बड़े बड़े काम कम दामों में करके मिलते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करने की बहुत अच्छी जगह है। तो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हमेशा क्या रहती है? इस पर नजर रहती है।
Sino-Indian relations have improved significantly in the last 10 years, but China's strategic partnership with Pakistan remains a major irritant. ये बोल रहा है कि इंडिया के और चाइना के रिलेशंस लगातार पिछले 10 साल से बढ़ते जा रहे हैं. ट्रेड बहुत करते हैं हम लोग, इंडिया सबसे ज्यादा ट्रेड चाइना के साथ ही करता है, ठीक है. तो लगातार हमारा ट्रेड तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि पाकिस्तान के और चाइना के जो रिलेशंस है वो हमें थोड़ा इरिटेट करते हैं, हमारे इरिटेंट की तरह काम करते हैं. The US has had good relationship with both India and Pakistan. तो पाकिस्तान पहले क्या था? सीटो सेंटो का मेंबर था, नाटो का मेंबर था, नाटो का नहीं था, सीटो सेंटो का मेंबर था, यानी कि वेस्टर्न ब्लॉक का मेंबर था, ठीक है. तो पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमेशा पाकिस्तान की साइड लेता था, लेकिन आज के टाइम पीरियड में शिफ्ट आ गया. अब क्या हो रहा है? अब ज्यादा अच्छे रिलेशंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इंडिया के साथ है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान के साथ. द यूएस has had good relations with both India and Pakistan since the end of the Cold War and increasingly works as a moderator in India-Pakistan relations. और हमेशा कोशिश क्या करता है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस जो है वो ठीक ठाक रहे, ठीक है. कौन कोशिश करता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोशिश करता है. और यहाँ पर हमारा जो पूरा की पूरा चैप्टर है वो होता है खत्म, ठीक है. जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज सुन के जाओ मेरी. क्या? रोज शाम को 8 बजे, रोज शाम को कितने? 8 बजे मेरी क्लास होती है ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर. तो आप लोगों को रोज शाम को 7 बजे ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर क्लासेस लेने आना है, ठीक है. इससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या? अगर आप लोगों को सीयूईटी और बोर्ड्स दोनों की तैयारी करनी है तो हमारे पास एक बैच है जिसको हम लोग महापैक कहते हैं. तो आप लोग महापैक में अपने आप को एनरोल कर सकते हो. महापैक में हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं? सीयूईटी भी पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं? बोर्ड्स की तैयारी भी करवा रहे हैं. महापैक में आप लोगों को 11 सब्जेक्ट्स करवाए जा रहे हैं. कौन से? इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज और जीटी के 4 सब्जेक्ट्स जो कि आप लोगों को हेल्प करेंगे. जीटी के 4 सब्जेक्ट्स यानी करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, क्वांट्स और रीजनिंग. और ये सब आप लोगों को हेल्प करेगा किसमें? ये सब आप लोगों को हेल्प करेंगे आपके ड्रीम कॉलेज में आपको बिठाने के लिए, चाहे वो डीयू हो, चाहे जामिया हो, चाहे कौन सा हो, जेएनयू हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी है जिसको भी आप लोग टारगेट करना चाहते हैं, जहां पर भी जाना चाहते हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग महापैक में हमारे साथ जुड़ सकते हो. महापैक में जुड़ने के लिए आप लोग क्या करना है? Y742 इस कोड को इस्तेमाल करना है. Y742 कोड जैसे ही आप लोग इस्तेमाल करेंगे वैसे ही आप लोगों को 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा. इसके साथ साथ आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं khan.ayub@adda247.com पर ये वाला बैच लेने के लिए. बैच कैसे लेना है वो भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को. बैच लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है सीधा सीधा अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाकर यहाँ जाकर लिखना है क्या? अड्डा 24/7. जैसे अड्डा 24/7 लिखेंगे वेबसाइट आ जाएगी, वेबसाइट पे क्लिक करना है. वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे अपन ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, ऑल कोर्सेज के ऊपर अपन करेंगे क्लिक. अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे. सीयूटी का ऑप्शन आएगा, सीयूटी आर्ट्स का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे. और अब यहाँ पर हम लोगों को क्या दिख रहा है? एक ये वाला महापैक दिख रहा है और एक ये वाला महापैक दिख रहा है. मैं रिकमेंड करता हूँ ये वाला महापैक लेने के लिए. आप लोग इस पर क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो कितने रुपए का महापैक है. ये वाला जो है 9,500 रुपए का है, लेकिन मैंने आपको कोड दिया, वो कोड लगाएंगे तो सस्ता ही मिल जाएगा. बाय नाउ पे जाएंगे और यहाँ जाकर Y742 लिखेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे. जैसे अप्लाई कर देंगे 1,615 रुपए आपके बच जाएंगे. ये वाला बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 7,884 रुपए में मिल जाएगा. कोई भी बैच लेने से पहले मुझे मेल जरूर करना, क्योंकि मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए बेस्ट बैच कौन सा रह सकता है. और भी बैचेस हैं हमारे पास, महापैक तो बेस्ट है ही, ठीक है. आप जब भी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद जब भी देख रहे हो आप लोग, ठीक है, तो आप लोगों को मैं यही हूँ, टेंशन लेना नहीं, यही वाला कोड लगाना है आपको. और मुझे मेल जरूर करना है khan.ayub@adda247.com पर. आशा करता हूँ आज वाली क्लास आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई होगी. पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए. बहुत 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 सारा प्यार. और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर, वीडियोज़ लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा. तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद.